जय हिंद दोस्तों, मैं कन्हैया कुमार एक बार फिर से आपका जीके प्लान पे स्वागत करता हूं। देखिए कि ज्ञान बिंदु का हम लोग अभी तक 41 तक टेस्ट देख लिए हैं लोग। ये आपका 42वां टेस्ट है और इसका पीडीएफ आप जीके प्लान टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से भी डाउनलोड किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गुरु का स्त्रीलिंग रूप बनाने वाला प्रत्यय कौन सा है। तो देखिए कि शब्द के जब लास्ट में जुड़ के और उसका शब्द का एक और शब्द बनाता है तो उसे प्रत्यय बोला जाता है। तो इसमें देखिए कि गुरु और गुरु में आइन जोड़ा जाएगा तो गुरु आइन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। तो ये आप देख लीजिए, जैसे ठाकुर है तो ठाकुर ये आपका पुरुष है और इसमें आइन जोड़ दिया जाएगा तो ठाकुराइन हो जाएगा, तो इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा। वैसे ही पंडित और पंडिताइन, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए कि प्रत्यय दिया गया है, तो ये आप थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है दूसरा का नंबर। आ बल डैश अपूर्ण लोकप्रिय का सही अंश क्या है। तो आ बल मुझे मार, ये हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। यह लड़की बहुत सुंदर है, वाक्य में लड़की शब्द क्या है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। बी ये यहाँ पे हो जाएगा। तो वाक्य में लड़की शब्द क्या है, तो ये पद है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। जब शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाता है तब उसे पद कहते हैं। लड़की एक सार्थक शब्द है लेकिन इसका प्रयोग वाक्य में पद के रूप में किया गया है, तो ये आप याद रखिएगा। तीसरका के बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है। थोड़ा सा देख लिया जाए, शब्द का मतलब क्या होता है कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है और विशेषण मतलब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। सर्वनाम देखिए, जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहा जाता है, तो ये याद रखिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, इनमें संबोधन कारक का शुद्ध रूप है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, भाइयों और बहनों। तो ये संबोधन तो आप जानते ही हैं कि जब कोई भाषण देता है तो संबोधन करता है, तो शुरुआत में ये भाइयों एवं बहनों, तो ये तो बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। नी उपसर्ग से बने शब्दों का समूह कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका निरोध, निवारण, नियुक्त और निबंध। देखिए कि उपसर्ग का मतलब क्या होता है कि किसी भी शब्द के आगे आपका कोई शब्द जुड़ के और उसका मीनिंग बदल दे तो उसे उपसर्ग बोला जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे नी अलग चीज़ है और बंद, यहाँ पे बंद है, तो बंद में अगर ये नी जोड़ा जाए तो बंद का मतलब क्या होता है, एक मीनिंग निकलता है, और नी जोड़ दिया जाए तो इसका अलग मीनिंग निकल जाएगा, निबंध हो जाएगा। वहीं सेद और नी जोड़ा जाएगा तो निषेध हो जाएगा। तो देखिए निवारण, तो अलग अलग, जैसे यहाँ पे है युक्ति, नियुक्ति है और युक्ति में नी जोड़ के नियुक्ति बना है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे दिया भी है, अभाव में आपका उपसर्ग हो जाएगा, तो ये आप ध्यान देना है कि जो पहले आएगा उसी को आंसर बताना है। जैसे भर पेट है तो पेट आपका एक अलग शब्द हो गया और भर एक अलग शब्द हो गया, तो दोनों मिल जाएगा तो भर पेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये सब आपका प्रत्यय है। तो जैसे देखिए कि अनु है तो अनु से अनमोल, अनबन, अनपट, और अप का मतलब अपशय, अपमान, आकार, नि का मतलब निवारण, निपात, नियोग, निषेध, प्र का प्रख्यात, प्रख्यात, प्रबल, प्रस्थान, प्राकृतिक, और सु का सुजान, सुगम और सुपात्र, दूर का दुर्जन, दुर्गम, दुर्दशा और दुराचार हो जाएगा। नीर का निर्जन, निराकार और निर्गुण हो जाएगा। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 6ठा नंबर। अंशु माला समास का विग्रह सहित भेद है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, अंशु है माला जिसकी, तो ये आपका सूर्य बहुव्रीहि हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। देखिएगा थोड़ा सा कि अंशु है माला जिसका सूर्य बहुव्रीहि समास है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। धातु प्लस अंश और 9 प्लस इक की सही संध्या क्या है। तो ये आपका हो जाएगा धात्रांश और नाभिक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और इसमें आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि धातु प्लस अंश धात्रांश, 9 प्लस इक नाभिक, और अन्य देखिए कि संधि है दु प्लस कर्म दुष्कर्म, दु प्लस ख दुख, और पाय प्लस द पायोद, तत् प्लस रूप तद्रुप, नि प्लस उन न्यून, और सत प्लस अवधि यानी शताब्दी, वाक प्लस मय वाड्यमय, बी प्लस आपक यानी व्यापक, और बी प्लस आप्त यानी व्याप्त हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य क्षेत्र के लिए दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, साहित्य हो जाएगा। देखिए साहित्य से संबंधित दिए जाने वाले सम्मान का नाम है, एक साहित्य अकादमी है जो विभिन्न भारतीय भाषाओं में दिया जाता है। एक व्यास सम्मान हो जाएगा और ज्ञानपीढ़ी पुरस्कार हो जाएगा। तो ये सब आप याद रखिएगा। सरस्वती सम्मान देखिए कि
ये 2022 का डाटा है, तो ये हम लोग को नहीं देखना है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, वन ऑफ दिस इज नॉट सिंगुलर, तो ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिफाई इट, तो कौन सा सिंगुलर नहीं है, तो इसका राइट आंसर बी सही हो जाएगा, डाटा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है 10 नंबर। इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, तो यहाँ पे दिया गया है ऑफ कार्तिक एंड उर्मिला द डैश इज ए मोर वर्सेटाइल सिंगुलर, तो ये आपका हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा, लेटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो इसमें कौन सा करेक्ट सेंटेंस है, तो आपका सी सही है, इफ आई विन ए लॉटरी आई विल बाई ए कार। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, सप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो इसमें दिया गया है इट डैश दिया गया है, इसमें जो करेक्ट वर्ब होगा तो इसमें कौन आ जाएगा, डी आ जाएगा, वाज रैनिंग हो जाएगा, तो इट वाज रैनिंग सो हार्ड डेट इज द सिम्स ए ग्रे सीट हैड द सर्टेन द वर्ल्ड अवे, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज द फेमिनल जेंडर ऑफ द ब्लूंड, तो इसका राइट आंसर आपका बी सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा कि ये आपका सही हो जाएगा, ब्लॉन्ड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो इसमें करेक्ट सेंटेंस कौन सा है, तो बी हो जाएगा, मोहन इज द टॉलेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, समथिंग इज रॉन्ग विथ वन ऑफ दिस सिंगुलर प्लूरल सीट्स आइडेंटिफाई इट, तो देखिए कि यहाँ पे बी हो जाएगा, स्टिमुलियस और स्टिमुलेसेस हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सज़ा को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है, तो ये तो राष्ट्रपति हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। देखिए कि राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति, क्षमा मतलब होता है पूर्णतः माफ़ कर देना, इसका मतलब है कि अपराध कभी हुआ ही नहीं है, और प्रविलंबन जो है किसी दंड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया, और विराम मतलब होगा विशेष परिस्थितियों की वजह से सज़ा कम करना, जैसे दिव्यांगता या महिलाओं की गर्भवती की अवस्था में। परिहार का मतलब हो जाए सज़ा की मात्रा को बदलना, 2 वर्षों के कठोर कारावास को 1 वर्ष में बदल देना, और लघुकरण का मतलब होगा सज़ा की प्रकृति को बदलना, जिससे मृत्युदंड को कठोर कारावास में परिवर्तित करना। देखिए कि संविधान के अनुच्छेद 161 के द्वारा राज्य के राज्यपाल को भी क्षमा दान करने की शक्ति है, लेकिन मृत्युदंड को वो माफ़ नहीं कर सकते हैं राष्ट्रपति की तरह, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अच्छा इसमें थोड़ा सा और दिया गया है, तो देख लिया जाए। देखिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार और शक्तियाँ हैं, तो आपका मूल या प्रारंभिक अधिकार अनुच्छेद 131 में दिया गया है, और देखिए कि अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार दिया गया है, और मौलिक अधिकार का संरक्षण रीट जारी करके किया जाता है। मौलिक अधिकार आपका देखिए कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में है, और मौलिक अधिकार का मतलब क्या होता है कि किसी भी नागरिक का संविधान के द्वारा दिया गया अधिकार। और उसके बाद देखिए कि अभी अपीलीय अधिकारिता, यानी सर्वोच्च न्यायालय संवैधानिक, सिविल तथा आपराधिक सभी तरह के मामलों में अपील का अंतिम न्यायालय है। उसके बाद देखिए सलाहकार अधिकारिता, अनुच्छेद 143 द्वारा न्यायालय को सलाहकारी अधिकारिता दी गई है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत ही राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के से परामर्श करती हैं। अगला है अभिलेख न्यायालय की शक्तियाँ। अनुच्छेद 129 में यह प्रावधान है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। सर्वोच्च न्यायालय के कार्यकारी एवं फैसले को अभिलेख और साक्ष्य के रूप में रखे जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना पर दंड देने की शक्ति होगी। और आगे देखिए कि न्यायिक पुनर्लोकन की शक्तियाँ। इसके अंतर्गत विधायिका द्वारा बनाया गया किसी भी कानून या कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए किसी आदेश को संविधान के प्रतिकूल होने पर न्यायपालिका निरस्त कर सकती है तथा अपने पूर्व में सुधार गए निर्णयों की भी समीक्षा कर सकती है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति मानव अधिकार आयोग। इस आयोग का गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में संशोधन करके 2006 में और तथा 2019 में भी संशोधन किया गया है के तहत ये बनाया गया है। ये एक संवैधानिक स्वायत्त निकाय है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। और देखिएगा कि इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो। प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा जरूरी है इसका कार्यकाल, क्योंकि कार्यकाल में हमेशा कन्फ्यूजन में गलत नहीं मारता है लोग स्टूडेंट, हमेशा 60-65 याद रहता है, लेकिन यहाँ पे 70 और 3 वर्ष याद रखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि किन कारणों के आधार पर भारत में व्यक्ति मताधिकार प्रयोग नहीं कर सकता है।
तो देखिए कि इसका राइट आंसर हो जाएगा मानसिक रूप से विकृति हो। तो कोई भी अगर मानसिक रूप से विकृति है तो ऐसे भी वो नहीं करेगा। गरीबी रेखा से नीचे हो तो ये तो आपका करेगा ही करेगा, ऐसा नहीं है। ये गरीबी रेखा से नीचे होगा तो क्यों नहीं करेगा जी, कर सकता है। अवयस्क, तो देखिए कि 18 वर्ष अगर पूरा ना हो, मत देने का अधिकार जो है 18 वर्ष होने के बाद ही दिया जाता है। तो 18 वर्ष पूरा नहीं होगा तो वो कहाँ से कर पाएगा। विकलांग व्यक्ति तो करते ही हैं, और गरीबी रेखा से नीचे वाले व्यक्ति भी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 और 3 हो जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा देख लिया जाए कि भारतीय संविधान द्वारा, अच्छा यहाँ पे कुछ दिया नहीं गया है, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, भारत का हर वह व्यक्ति जिसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष है, उससे धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता अथवा संपदा इत्यादि के आधार पर कोई भी भेदभाव किए बिना मतदान करने का अधिकार है। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि पहले 21 वर्ष था जब हम लोग का संविधान लागू हुआ, लेकिन 61वां संविधान संशोधन द्वारा आपका 1989 में इसे 18 वर्ष किया गया। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा यहाँ पे दे भी दिया गया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1989 में 61वां संविधान संशोधन हुआ, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए, अनुच्छेद 326 के तहत लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के लिए निर्वाचित वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा पहली बार भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया है। चलिए 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कौन नहीं जुड़ा था। तो इन चारों में से कौन नहीं जुड़ा था, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेनजीर भुट्टो, पाकिस्तान के राष्ट्रपति। और बात किया जाए कि आखिर गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है, तो इसे बोला जाता है, नेम के नाम से भी जाना जाता है, नॉन अलायंस मूवमेंट। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा कि देखिए जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है 1945 में, उसके बाद क्या होता है कि दो धारा में पूरा दुनिया बढ़ जाता है। एक आपका यूएसए के साथ चला जाता है, और यूएसए के साथ यानी नाटो, ये एक संस्था बनाया जाता है नाटो, और इसमें एक धारा चला जाता है। और दूसरा धारा चला जाता है रसिया, जो उस समय सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। तो सोवियत संघ में भी बहुत सा राष्ट्र जुड़ गया था लोग, तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा। तो इन दोनों में ये एक प्रॉक्सी वार के टाइप का चल रहा था, यानी व्यापार के जगह पे, और हमेशा युद्ध का भय एक बना रहता था। तो दुनिया में जितना देश था, या तो इसमें या तो इसमें, लेकिन एक ऐसा भी देश का समूह था जो दोनों में नहीं जाना चाहता था और स्वतंत्र रहना चाहता था। नया नया आज़ाद हुआ था, तो उसके लिए प्रॉक्सी वार या कोई भी वार सही नहीं था। उसमें से एक भारत था और एक आपका मिस्र हो जाएगा। और यही तीन मतलब बहुत से उस समय 3-4 देश मिल के बनाए लोग, और बाद में ये बहुत बड़ा समूह बन जाता है, जिसमें देखिए कि जवाहरलाल नेहरू और मार्शल टीटो, कर्नल नासिर सुकुर्नो, इंक्रुमाह, ये सभी गुट निरपेक्ष आंदोलन से जुड़े थे। देखिए कि गुट निरपेक्ष देश पहला शिखर सम्मेलन 1 सितंबर 1961 को बेलग्रेड यूगोस्लोविया में हुआ था। इस सम्मेलन में 25 देश ने भाग लिया था। और गुट निरपेक्ष का जानते ही हैं फुल फॉर्म, नॉन अलायंस मूवमेंट या नॉन एलिगेंट मूवमेंट। इसमें 100 देश अभी शामिल है लोग, तो ये याद रखिएगा। और ये देखिएगा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का 7वां शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में 1983 में हुआ था, और 19वां शिखर सम्मेलन 2024 में युगांडा में। तो ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा। आपको समझ में आ गया होगा कि ये संस्था क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन सा भारतीय गवर्नर जनरल बना था। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, चक्रवर्ती राजागोपालाचारी। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। थोड़ा सा इसके बारे में देखा जाए, ये स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड क्लाइव। देखिए कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल के गवर्नर पद का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड वारिंग हेस्टिंग था। देखिए कि चार्टर एक्ट 1833 द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल पद को बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग थे। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत भारत के गवर्नर जनरल पद को नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के बारे में क्या सही नहीं है। चलिए 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के बारे में क्या सही नहीं है। तो इसमें देखिएगा कि अस्थायी सदस्यों का चयन 5 वर्षों के लिए होता है। ये आपका गलत है, 5 वर्ष नहीं 2 वर्षों के लिए होता है।
तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। और देखिएगा कि इसमें 5 अस्थायी सदन और 10 अस्थायी सदन होते हैं, ये एकदम सही है। यह अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने में मदद करता है, ये भी सही है। और देखिए कि यह युद्ध को समाप्त करने के लिए राष्ट्रों से अपील करता है, ये भी सही है। थोड़ा सा इसके बारे में देख लिया जाए। देखिएगा कि यहाँ पे दिया गया है कि सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना सुरक्षा परिषद की मुख्य जिम्मेवारी है। इसे दुनिया का पुलिसमैन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 अस्थायी सदस्य में देखिए कि अमेरिका हो जाएगा, रूस हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा, फ्रांस और चीन हो जाएगा। अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा में अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्षों के लिए करती है। 5 अस्थायी सदस्य देशों की सहमति को महान शक्तियों का आम सहमति और वीटो यानी निषेधाधिकार शक्ति के रूप में जाना जाता है। सोवियत संघ ने वीटो का उपयोग सबसे अधिक बार किया है। और देखिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। हर साल हम लोग 24 अक्टूबर को UN दिवस मनाते हैं। मुख्यालय इसका कहाँ पे है, तो न्यूयॉर्क में है। महासचिव इसके तो अभी ये छोड़ दीजिए, करंट में देख लीजिएगा। अभी 193 सदस्य हैं और एक अंतिम सदस्य दक्षिण सूडान जुड़ा था। तो ये आप याद रखिएगा, इसका 6 अंग है। इसमें महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय हैं। देखिए भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्राम पंचायत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। और ग्राम पंचायत की स्थापना अनुच्छेद 243 के ग में किया गया है, तो ये भी आप याद रखिएगा। थोड़ा सा देखिए कि स्तर, ग्राम स्तर, खंड, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर हो जाएगा। देखिए ग्राम स्तर संरचना में ग्राम पंचायत प्रधान, मुखिया या सरपंच होता है और निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है। खंड यानी ब्लॉक स्तर पर देखिए क्षेत्रीय पंचायत, ये प्रमुख इसके अध्यक्ष होते हैं और अप्रत्यक्ष ये चुनाव होता है, क्योंकि जो BDC चुना जाता है उसी के तहत BDC के द्वारा ये चुना जाता है। जिला स्तर में देखिए कि जिला पंचायत ये आपका अध्यक्ष या चेयरमैन होते हैं और ये भी अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। आगे देखिए कि राज्य विधानमंडल अपने विवेक से पंचायतों की संरचना और निर्धारण कर सकता है। विधानमंडल के द्वारा प्रत्येक पंचायत क्षेत्र प्रादेशिक क्षेत्रों में बांटा जाएगा एवं पंचायत के सभी स्थानों पर प्रत्यक्ष चुनाव होगा। वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्येक 5 वर्ष के बाद राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कराए जाते हैं। पंचायती चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होता है। अनुच्छेद 243 में पंचायतों के आरक्षण से संबंधित प्रावधान किया गया है। पिछड़े वर्गों के आरक्षण का फैसला राज्य विधानमंडल के स्वविवेक पर आधारित है। देखिए कि पंचायत स्तर पर महिलाओं के लिए प्रत्येक राज्य में कम से कम 1/3 स्थान आरक्षित है। राज्य विधानमंडल चाहे तो इस संख्या को बढ़ा सकती है, लेकिन कम नहीं कर सकती है। विधानसभा राज्य विधानमंडल का निम्न सदन होता है। संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है। देखिएगा कि विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। नागालैंड, सिक्किम में राज्यों के विधानसभाओं के कुछ सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 81 लोकसभा के गठन का प्रावधान करता है। और बात किया जाए कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितना हो सकता है, तो 550 हो सकता है। और वर्तमान में 543 सीट पर ही चुनाव होता है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रादेशिक प्रतिनिधि प्रणाली के आधार पर एकल निर्वाचन क्षेत्र में जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन से होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना का प्रावधान किया गया है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। वर्तमान में 245 में चुनाव हो रहा है। राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली एकल संक्रमण मत के आधार पर होता है, तो ये याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। इसमें पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए कि 28 दिसंबर 1885 को ये किया गया था और पहला अध्यक्ष देखिए बोमेश चंद्र बनर्जी हैं, तो ये आप याद रखिएगा। प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित किया जाना था, लेकिन पुणे में प्लेग हो जाने के कारण यह अधिवेशन बम्बई में आयोजित किया गया था। और देखिए कि बम्बई में भी ग्वालियर टैंक में स्थित गोकुल दास तेज प्रताप संस्कृत विद्यालय में हुआ था। अधिवेशन में देखिएगा कि
सदस्यों की संख्या 72 थी और सर्वाधिक सदस्य बम्बई प्रांत से 38 थे। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता भूमेश चंद्र बनर्जी और सचिव ए हुम थे। देखिए, बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के सदस्य होते हुए भी कभी भी इसके अध्यक्ष नहीं चुने गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डॉफरिन था। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1906 की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। इस अधिवेशन में नरमपंथियों ने स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन और राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से संबंधित 4 प्रस्तावित किया गया था। इस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग की थी। एनी बेसेंट द्वारा 1916 में अडियार यानी मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किया गया और बेसेंट 1917 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। देखिए कि एनी बेसेंट ने दैनिक पत्र न्यू इंडिया तथा साप्ताहिक पत्र कॉमनवेल्थ के माध्यम से स्वशासन की मांग की थी। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की गई। इन्हें महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं में साक्षरता प्रतिशत लगभग कितना है? तो आपका 65% के आसपास में है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए 65.4 है। देखिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश में साक्षरता दर 74.04% है और वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर 82.14 और ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य आंध्र प्रदेश है 60.4 और शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य उत्तर प्रदेश है 75.1। ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल है 93%। पूर्ण साक्षर घोषित एकमात्र राज्य है केरल। बिहार न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत 61.8 वाला राज्य है। बिहार में पुरुष महिला साक्षरता या पुरुष साक्षरता देखिएगा तो 71.12 और महिला साक्षरता 51.5 हो जाएगा, तो ये याद रखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है सांप्रदायिकता का अर्थ है। तो सांप्रदायिकता का अर्थ है धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन करना, तो ये आप याद रखिएगा। देखिए कि सांप्रदायिकता का मतलब क्या होता है कि सांप्रदायिकतावाद का विकास चरण होता है जिसमें कि विभिन्न धार्मिक समुदाय के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक हितों को परस्पर विरोधी और शत्रुपूर्ण समझे जाने लगता है और इससे समाज में धर्म के आधार पर विभाजन होता है। धार्मिक सहिष्णुता देखिए कि जब विभिन्न धार्मिक समुदाय के लोग समाज में एक साथ भाईचारे की भावना के साथ मिलजुल कर रहते हैं तो इसे धार्मिक सहिष्णुता बोला जाता है। नैतिकता देखिए कि सांस्कृतिक मूल्य पर आधारित आचरण को नैतिकता कहते हैं। उदाहरण के लिए ईमानदारी, अहिंसा, सत्य बोलना। इसके बाद देखिए 25 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसमें 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित विशेषता जोड़ी गई है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा धर्मनिरपेक्षता जोड़ा गया है। देखिए कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और साथ में अखंडता ये 3 शब्द जोड़ा गया है, तो ये याद रखिएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा देखिए कि उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित था जो कि आपका 13 दिसंबर 1954 को प्रस्तुत किया गया था। और बात किया जाए कि न्यायविद एन पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना तो कब बना? तो 1971 में बना, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1971 में पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर एक देश बना जो बांग्लादेश के नाम से जाना गया। एशिया की 3 नदियाँ देखिए कि गंगा यानी पद्मा नदी, ब्रह्मपुत्र, जमुना और मेघना नदी बांग्लादेश से प्रवाहित होती है। बांग्लादेश सार्क का संस्थापक सदस्य है जिसकी स्थापना 7 से 8 दिसंबर 1985 को की गई थी। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है, तो ये याद रखिएगा। सार्क का पहला शिखर सम्मेलन 1985 में ढाका में हुआ था। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गाना है अमर सोनार बांग्ला जो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है और भारत के भी जो राष्ट्रीय गाना है जन गण मन इनके द्वारा लिखा गया है। बांग्लादेश के साथ देखिए कि सीमा साझा करने वाले असम है, उसके बाद बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा है। पश्चिम बंगाल 2217 किलोमीटर का सीमा साझा करता है, त्रिपुरा 856 और मेघालय 443, मिजोरम 318 और असम देखिए कि आपका 262 जाएगा। कुल 4096.7 किलोमीटर ये सीमा साझा करता है, तो ये आप याद रखिएगा। बांग्लादेश के वर्तमान राष्ट्रपति मोहम्मद, ये आप छोड़ दीजिए, ये तो नहीं होगा। भारतीय रेल ने हाल ही में बांग्लादेश को, ये भी आप छोड़ दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर। नगर निगम के अध्यक्ष होते हैं, तो नगर निगम के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो महापौर होते हैं, तो ये याद रखिएगा। भारत में सर्वप्रथम मद्रास
यानी 1687 शहर के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा नगर निगम नामक स्थानीय संस्था की स्थापना की गई थी। और 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, संविधान में कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है? तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 6 से 14 वर्ष। देखिए कि सर्वोच्च न्यायालय ने मोहिनी जैन के मामले में शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत एक मूल अधिकार घोषित किया था। संसद ने 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 के क के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार दर्जा दिया गया। और देखिए कि अनुच्छेद 21 के क के अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपलब्ध करेगा। इस अधिकार को 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी किया गया है। 46वें संविधान संशोधन नीति निर्देशक तत्व के अनुसार 45 में संशोधन कर राज्यों को यह निर्देश दिया गया है, अनुच्छेद 45 में, कि वह 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखरेख तथा निःशुल्क शिक्षा देने का प्रयास करेगा। देखिए कि 46वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51 के क में खंड ठ के तहत 11वां मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया है। इसके अनुसार प्रत्येक माता पिता या अभिभावक का यह मूल कर्तव्य है कि वो अपने बच्चे को 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच में शिक्षा का अवसर प्रदान करेगा। अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता है। और देखिए कि न्यायालय द्वारा A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 के मामले में अनुच्छेद 21 में जीवन का अर्थ केवल जीवित रहने तक सीमित रखा गया था, लेकिन 1978 में मेनका गांधी बनाम भारत सरकार संघ मामले में अनुच्छेद 21 की व्याप्यता को बढ़ाकर केवल जीवित का अर्थ जीवित रहने तक नहीं, अर्थात मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने से है, भोजन का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार आदि को अनुच्छेद 21 में शामिल किया गया है। देखिए कि अन्य वाद में अगर बात की जाए तो विदेशी यात्रा और अधिकार मामला मेनका गांधी बनाम भारत संघ, और एक कांता का अधिकार राजगोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य, जीविकापार्जन का अधिकार उलोंगो तेरिस बनाम बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो जाएगा, शिक्षा पाने का अधिकार मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य हो जाएगा, और निःशुल्क विधिक सहायता MS हास्काट बनाम महाराष्ट्र, चिकित्सा सहायता पाने का अधिकार परमानंद कटनास बनाम बाहर संघ, आश्रय का अधिकार चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और देखिए कि ये सब जितना केस है, यहाँ से तो क्वेश्चन एक भी आता नहीं है, तो फिर आप पढ़ना है तो पढ़ लीजिए जानकारी के लिए, लेकिन एक बार भी यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा यात्री था, तो ये कहाँ का यात्री था? तो पुर्तगाल का था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। थोड़ा सा इसके बारे में देखा जाए तो देखिए कि पुर्तगाल के प्रिंस हेनरी द नेविगेटर के दिमाग में भारत के लिए एक समुद्री मार्ग खोजने का विचार आया था, और बार्थोमेओ डियाज प्रथम यूरोपीय था जो अटलांटिक से हिंद महासागर में उत्तर मास अंतर्द्वीप यानी कि अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु तक पहुंचा था। सर्वप्रथम 1498 में वास्को डी गामा देखिए कि नामक पुर्तगाली नाविक उत्तर मानसा अंतर्द्वीप यानी केप ऑफ गुड होप का चक्कर काटते हुए गुजरात व्यापारी अब्दुल्ला मजीद की सहायता से कालीकट यानी बंदरगाह पहुंचा था। कालीकट कहाँ पड़ेगा? तो आपका केरल में पड़ेगा, जहां कालीकट के शासक जमोरिन द्वारा उसका स्वागत किया गया था। तो ये याद रखिएगा। वास्को डी गामा ने कालीकट के राजा से व्यापार का अधिकार प्राप्त किया, और जिसका अरबी व्यापार द्वारा विरोध किया गया है, यानी कि अरब का जो व्यापारी था वो विरोध भी करता है लोग। देखिए वास्को डी गामा जिस मसाले को लेकर वापस स्वदेश लौटा तो वह पूरी यात्रा की कीमत का 60% गुना दामों पर बिका। तो ये आप देखिए कि 60% उसका मुनाफा हुआ, और काली मिर्च पे सबसे ज़्यादा हुआ था 64 गुना। तो ये आप याद रखिएगा। प्रारंभिक व्यापारिक मसालों में मुख्य रूप से काली मिर्च और दालचीनी होती थी। देखिए कि वास्को डी गामा को पुर्तगाली राजा मैनुअर प्रथम के संरक्षण भेजा गया था, और 1503 ईस्वी में कोचीन में पहला पुर्तगाली कारखाना स्थापित किया गया था। देखिए कि यूरोपीय कंपनियों में आने वाला प्रथम कंपनी पुर्तगाली ही था। 1505 में कैनूर में दूसरा कारखाना खोला गया, और देखिए पूर्व के साथ व्यापार हेतु इस्तादो द इंडिया नामक कंपनी की स्थापना की गई, जिसे पोप अलेक्जेंडर चौथा द्वारा 1453 में ही पूर्व समुद्री व्यापार हेतु आज्ञापत्र दे दिया गया था। देखिएगा कि 1503 में अल्बुकर्क ने कोचीन में दुर्ग बनवाया था, और नीनो डी कुना ने 1530 में कोचीन की जगह गोवा का पुर्तगालियों की राजधानी घोषित किया था। पुर्तगालियों ने
कॉटेज अल्मोड़ा पद्धति लागू किया था, जिसमें समुद्री व्यापारी के लिए एक प्रकार का लाइसेंस लेना अनिवार्य था। पुर्तगालियों के आगमन से भारत में तंबाकू, लाल मिर्ची और देखिएगा कि आलू, टमाटर की खेती, जहाज निर्माण और प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई थी। पुर्तगाली भारत में आने वाले पहले तथा भारत को छोड़ने वाले अंतिम यूरोपीय थे, तो ये आप याद रखेगा। थोड़ा सा देखा जाए, फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा 1505 से 1509 तक भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय था। इसने ब्लू वाटर पड़ोसी यानी शांत जल की नीति अपनाई थी और 1508 में यह चौल के युद्ध में गुजरात के शासक से संभवतः हारा था, तो ये भी आप याद रखेगा। देखिए कि 1509 ईस्वी में दीव के युद्ध में महमूद बेगरा तथा मिस्र और तुर्की शासकों के समुद्र बेगरा को पराजित किया गया। उन्हें अंजीदेवा यानी गोवा पोर्ट के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। आगे देखिए अल्फांसो अल्बुकर्क, जो 1509 से 15 तक रहा था, दूसरा पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आया था और इसने ब्लू वाटर पॉलिसी बंद कर दी और 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। इसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया गया और देखिए कि इसने 1511 में मलाका द्वीप और 1515 में हरमुज पर अधिकार कर लिया। यह गोवा में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था, तो ये आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, प्राग ऐतिहासिक काल का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है वह समय जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित विवरण ना हो। तो देखिए कि इतिहास का 3 भाग होता है। एक आपका प्राग ऐतिहासिक और एक आपका होता है आध ऐतिहासिक और एक आपका होता है ऐतिहासिक। तो ये 3 होता है और तीनों में क्या अंतर है? तो देखिए प्राग ऐतिहासिक में वो समय है जब मनुष्य का जो लिखा ब्यौरा है अभी तक हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं, तो ये आपका पाषाण काल हो जाएगा और उस समय लिखा जाना था। तो ये आप देखिएगा कि आधि ऐतिहासिक का मतलब क्या हो जाएगा, ऐसा समय जिस समय लिखा पढ़ना तो मनुष्य जानता था लेकिन अभी तक हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं, और प्राग ऐतिहासिक में ये लिखा पढ़ना नहीं जानता था लोग, तो इसमें पाषाण काल हो जाएगा। इसमें देखिए कि हड़प्पा सभ्यता आ जाएगा और ऐतिहासिक में देखिए कि वैदिक के बाद सभी आ जाता है, तो ये आपको याद रखना है। यही चीज़ यहाँ पे आपको समझाया गया होगा, तो ये आप देख सकते हैं। देखिएगा कि इसका डायग्राम है, प्राग ऐतिहासिक यानी पाषाण काल आपका 20 लाख वर्ष से लेके 10,000 वर्ष तक यानी 10,000 वर्ष पूर्व तक ये दिया गया है। देखिए पूरा यह पूर्व पाषाण काल 20 लाख वर्ष के आसपास में और मध्य पाषाण काल 12,000 वर्ष के आसपास में। 12,000 वर्ष आपका ईसा पूर्व हो जाएगा। देखिए कि नव पाषाण काल ये आपका 10,000 ईसा पूर्व तक। तो थोड़ा सा देखिए पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। निम्न पूरा पाषाण 20 लाख वर्ष पहले और मध्य पूरा पाषाण आपका 80,000 वर्ष पहले हो जाएगा और उच्च पूरा पाषाण काल 35 वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ से तो क्वेश्चन आता नहीं है लेकिन समझना जरूरी है। और देखिएगा कि बीपी मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट। देखिए कि ईसा मसीह के जन्म के पहले को बोला जाता है यानी ईसा पूर्व। पाषाण काल देखिए कि अखेटन और खाद्य संग्राहक, ये उस समय के व्यक्ति रहता था लोग। इस पे अखेटन मतलब शिकार हो जाएगा, खाद्य संग्राहक मतलब खाद का जिसे कि हम लोग नहीं रखते हैं लोग, तो उसे संग्रह करके रखा जाता था। मध्य पाषाण काल में देखिए कि अखेटन और पशुपालन पे ये आ गया और नव पाषाण काल में खाद और उत्पादक हो जाएगा, तो खाद के उत्पादनकर्ता भी मनुष्य बन गया, तो ये याद रखिएगा। पूरा पाषाण काल के युग के स्थल देखिए कि भीम बेटिका, बेलन घाटी, सोहन घाटी ये सब प्राप्त हुआ है। मध्य पाषाण काल के अगर देखिएगा तो मध्य प्रदेश में आदमगढ़, होशिंगाबाद और बधौर हो जाएगा। राजस्थान में देखिएगा बागोर, गुजरात लंगनाज, उत्तर प्रदेश में देखिएगा ये शहर नहराय और बिहार में पायसारा हो जाएगा। नव पाषाण काल के युग देखिए प्रमुख स्थल पाकिस्तान में मेहरगढ़, कश्मीर में गुफा कराल, उत्तर प्रदेश में कोल्डीहोन, बिहार में चिरंद, असम में सरुतु और मार्को डोला, कर्नाटक में देखिए ब्रह्मगिरी और हुलुरु मास्की ये आ जाएगा, तमिलनाडु में पाली आ जाएगा। और भी बहुत सारा स्थल हमेशा खोजा जाता है। देखिए कि सर्वप्रथम भारत में पाषाण काल से संबंधित अनुसंधान कार्य रॉबर्ट ब्रूसफुड ने 1863 में किया था। सिंधु सभ्यता कांस्य युग को आदि ऐतिहासिक कालखंड के अंतर्गत रखा गया है। देखिएगा कि होमोनिड्स सर्वप्रथम मानव अदृश्य प्राणी थे। मध्य अफ्रीका में पाए जाने वाला ऑस्टियोलोथेरियस
पिथिकस प्रथम वानर मानव था जो सीधा चलता था। होमो पिसियम को आधुनिक मानव या बुद्धिमान मानव भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति लगभग 4000 ईसा पूर्व से लेकर 30,000 ईसा पूर्व तक हुई थी। भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, तो ये याद रखिएगा। 31 देखिएगा कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविल ने स्टाम्प एक्ट किस वर्ष में पारित किया था, तो इसका राइट आंसर आपका 1765 हो जाएगा। देखिए कि ब्रिटिश सरकार ने 1763 ईस्वी में यह अनुभव किया कि अमेरिका पर खर्च अधिक और लाभ कम प्राप्त हो रहा है, अर्थात वसूली कम हो रही है। तो इसी स्थिति से निपटने के लिए लॉर्ड ग्रेनविल ने 4 अधिनियम पारित किया, जो जिसमें 2 मुख्य थे। इसमें देखिएगा कि आपका पहला जो था मोलासे एक्ट, इसमें चीनी के व्यापार पर सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और शराब, रेशम, कॉफी और अन्य विलासिता संबंधित वस्तुओं पर कर लगा दिया गया। देखिए स्टाम्प एक्ट, इसके अनुसार समाचार पत्र, पुस्तक और कानूनी कागजात के लिए रसीद स्टाम्प लगाना जरूरी हो गया था। और अमेरिका में इस कर के विरोध में सैमुअल एडम्स द्वारा प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं का नारा दिया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका 4 जुलाई 1776 को आज़ाद हुआ था, तो ये याद रखेगा। इसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 में इसे पारित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए देखा जाए इसका थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में। रॉलेट एक्ट, जिसे एनाकियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट ऑफ 1919 भी कहा जाता है, इसे 19 मार्च 1919 को पारित किया गया। और देखिए कि रॉलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का दमन करना था। इस अधिनियम में यह प्रावधान था कि मजिस्ट्रेट केवल संदेह के आधार पर ही किसी भी व्यक्ति को अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल सकता था। और इस कानून को देखिए कि बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून कहा गया। इसे काले कानून के नाम से भी जाना गया, तो ये याद रखेगा। और गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को जनता से इस काले कानून के विरुद्ध देशव्यापी हड़ताल एवं सत्याग्रह करने का आह्वान किया था। अंग्रेजी शासक के विरोध हेतु सत्याग्रह सभा भी गठित की गई। 9 अप्रैल, कुछ स्रोतों में 8 अप्रैल दिया जाता है, देखिए गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। और 9 अप्रैल को पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता, एक डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। इन्हीं की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन हुआ। और देखिए कि जनरल ओ डायर ने सभी सभा स्थल पहुंचकर निहत्थी जनता पर गोली चलाने का आदेश दिया। थोड़ा सा हम यहाँ पे आपको समझाते हैं कि देखिएगा कि पंजाब में बैसाखी बहुत फेस्टिवल जो है, बैसाखी बहुत फेमस है। तो मेन बात है कि वहाँ पे जनसभा इतना भीड़ होने का कारण क्या था कि उस दिन बैसाखी मनाया जा रहा था, जिससे कि उत्तर भारत में देखिए होली तो उसी टाइप का होता है, जब फसल कटता है तो उस समय मनाया जाता है। और ये मान लीजिए कि फील्ड होएगा। अब इस मैदान में जो जलियांवाला बाग है, इस मैदान में आने और जाने का एक ही रास्ता था, सिर्फ यही रास्ता था मान लीजिए। अब यहाँ पे देखिए कि चारों तरफ जो दीवार है, इसके आसपास में घर बना है चारों तरफ, तो घर बने होने के कारण चारों तरफ ये घिरा हुआ था, यानी इधर से भागने का कोई चांसेस नहीं था। और ये दीवार भी चारों तरफ से घिरा हुआ था। और यहाँ पे जनरल ओ डायर आता है और सेना के साथ, और सेना को ऑर्डर दे देता है गोली चलाने का। तो देखिए कि बच्चे, स्त्री सभी यहाँ पे इकट्ठा हुआ था लोग फेस्टिवल मनाने के लिए। तो सभी निहत्थे व्यक्तियों पे गोली चलता है। तो जो जिधर भागता है, तो भगदड़ के कारण भी आदमी मरता है, गोली के कारण भी मरता है। यहाँ तक कि देखिए कि एक ही इनार था, यहाँ पे इनार में सब कोई कूद जा रहा था लोग, तो इनार लगभग भर गया था लाशों से। तो समझिए कि कितना ये निसंत एक घटना घटा था। तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा। हालांकि जनरल ओ डायर को जाके उधम सिंह ब्रिटेन में जाके मार देते हैं, तो ये भी क्वेश्चन बनता है। 1940 में मारते हैं, देखिए आगे इसमें दिया होगा, हो सकता है। तो ये तो हो गया। उसके बाद देखिए कि गांधी जी ने 18 अप्रैल को आंदोलन वापस की घोषणा की। इस नरसंहार के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो नाइटहुड की उपाधि दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, उसे लौटा दिया। और दीनबंधु C.S. एंड्रूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई हत्या कहा, तो ये आप याद रखिएगा। शंकर नारायण ने वायसराय की कार्यकारिता के सदस्य पद से त्यागपत्र दे दिया। और इस हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस ने मनमोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठन की। समिति के अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, C.R. दास, अब्बास तैयबजी और A.R. जयकर थे, तो ये याद रखिए। ब्रिटिश सरकार ने इस हत्याकांड के जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया। इसमें 3 भारतीय सदस्य थे, चिमनालाल सीतलवाड़,
सुल्तान अहमद और जगत नारायण थे। देखिए कि हत्याकांड के दोषी लोगों को बचाने के लिए सरकार हंटर आयोग की रिपोर्ट आने से पहले इंडियनी बिल पास किया और अमर सिंह के नेतृत्व में स्वर्ण मंदिर के पुरोहित ने डायर को सिख घोषित कर उन्हें सम्मानित किया था। तो ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा। देखिए कि 1917 में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में सिडनी कमेटी गठन किया गया था। सरदार उधम सिंह ने मार्च 1940 को कैक्टस हॉल में माइकल ओ डायर की गोली मार के हत्या कर दी। तो ये आप याद रखिए। 31 जुलाई 1940 को लंदन के पेंटोबिनो जेल में उधम सिंह को फांसी दे दी गई। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए संघर्ष किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाए सती प्रथा। देखिए ये 4 दिसंबर 1929 को लॉर्ड विलियम बेंटिंक की अगुवाई में सती प्रथा को ख़त्म किया गया था और देखिए उसमें सबसे ज़्यादा प्रयास राजा राम मोहन राय का ही था। 1928 में राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। भारत तथा हिंदुओं में पर्दा प्रथा इस्लाम की देन है। यह प्रथा मुगल शासकों के दौरान अपने जड़ें काफ़ी मजबूत की। वैसे इस प्रथा की शुरुआत भारत में 12वीं सदी में मानी जाती है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 द्वारा हिंदुओं में बहु विवाह को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। और देखिए कि संविधान की अनुच्छेद 17 समानता के अधिकार को एक विशेष क्षेत्र में लागू करता है और अस्पृश्यता के अंत की घोषणा करता है। साथ में देखना है कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 द्वारा अस्पृश्यता को अपराध घोषित किया गया। तो ये याद रखेगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। 34 नंबर क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि भारत में पुर्तगाली उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाला व्यक्ति थे। तो कौन थे? तो नीनो डी कुन्हा था। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक आदिल शाह से गोवा को छीना था और नीनो डी कुन्हा भारत में 1529 से लेकर 38 तक पुर्तगाली वायसराय रहा। नीनो डी कुन्हा ने सेंट थॉमस तथा हुगली में पुर्तगाली बस्तियां बसाया। नीनो डी कुन्हा ने गुजरात के शासक अब्दुल्ला से मुलाकात के दौरान जहाज पर उसकी हत्या कर बासिन तथा दीव पर अधिकार कर लिया। बासिन पे 1934 और दीव पे 1935 में। 35 नंबर क्वेश्चन है। अंग्रेजी सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्रों पर आयात कर हटा लिया गया था। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 1882। देखिए कि अंग्रेजी सरकार द्वारा 1720 ईस्वी तक छापेमार या रंगे सूती वस्त्रों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून बन चुके थे। भारत में प्रथम आधुनिक सूती कपड़ा 1818 में कोलकाता के पास फोर्ट ग्लेस्टर में लगाई गई, लेकिन वो असफल रही। बाद में 1854 में एक सफल प्रयास के रूप में कावाजसी नाना भाई डाबर द्वारा मुंबई में सूती वस्त्र लगाया गया। तो ये याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है मध्यकालीन इतिहास डैश से लेकर डैश तक कहा जाता है। तो मध्यकालीन इतिहास देखिए कि 8वीं से लेकर 16वीं सदी तक में रखा गया है। इसमें देखिएगा कि 8वीं शताब्दी को मध्यकाल की शुरुआत माना जाता है और क्योंकि इस शताब्दी के दौरान समाज, आर्थिक और राजनीतिक, धर्म और संस्कृति में कई बदलाव हुए। मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत का पहला शासक गुलाम वंश का स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुवैत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। इल्तुतमिश ने कुरान चहलगामी संगठन की स्थापना किया था। तो ये याद रखिएगा। इल्तुतमिश ने इक्का व्यवस्था को लागू किया था। देखिए कि बलबन ने एक पृथक सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना किया। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों का हुलिया लिखने और घोड़ा दागने की नवीन प्रथा प्रारंभ किया। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नया विभाग दीवान ए कोही की स्थापना की। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा नगर बसाया था। तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाया जाने वाला पशु कौन है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कुत्ता हो जाएगा। थोड़ा सा इसके बारे में जाना है तो देखिए कि नवपाषाण युग। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को समझना है पाषाण। पाषाण का मतलब क्या होता है? पाषाण का मतलब होता है पत्थर। तो पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है। एक आपका पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का मतलब क्या होगा कि जब मनुष्य पूरी तरीक़ा से पत्थर पर निर्भर था तो उसे पूरा पाषाण काल बोला गया है। उसके बाद मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में देखिए कि यहाँ पे आपका पशुपालन स्टार्ट हुआ था, लेकिन कृषि जो था आपका उतना अच्छी तरीक़े से स्टार्ट नहीं हुआ था।
उसके बाद देखिए कि आपका नवपाषाण काल, तो नवपाषाण काल के बारे में देखिएगा तो देखिए कि इस काल में मानव ने खेती करना प्रारंभ किया। इस काल में पॉलिशदार पत्थर के औजारों का उपयोग प्रारंभ हुआ। मेहरगढ़ ये पाकिस्तान में पड़ेगा। गेहूं और जौ की खेती का साक्ष्य मिलता है। और देखिए कि लहुरा देव उत्तर प्रदेश से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसके खोज से पूर्वी प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कुलडीहा माना जाता था। तो ये याद रखिए कि अब सबसे प्राचीन लहुला देव हो जाएगा उत्तर प्रदेश। बुर्ज होम से प्राप्त सौदाहों के अवशेष से यह ज्ञात होता है कि मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा थी। ये आपका जम्मू कश्मीर में पड़ेगा। और बुर्ज होम का मतलब क्या हुआ कि गड्ढे का घर, जिससे कि देखिए कि वहाँ पे जो झील है, मान लीजिए कि तो झील के किनारे क्या होता है, ये ऊंचा ऊंचा होता है टीला के टाइप का, तो इसी को खोद के इसमें बना के घर अपना रहता था लोग मनुष्य। कुत्ते का वैज्ञानिक नाम कैनिस फेलेमिडियस होता है और मानव द्वारा अनाज के रूप में सर्वप्रथम जौ का उपयोग किया गया था। तो ये याद रखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, मुगल काल का पतन शुरू हुआ। तो मुगल काल का पतन कब हुआ? तो आधुनिक काल से ही मुगल काल का पतन माना जाता है। देखिए कि भारत में मुगल काल की स्थापना 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर द्वारा इब्राहिम लोदी को हरा कर किया गया था। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में है। और देखिएगा मुगल सत्ता के पतन के कारण तो दुर्बल और अयोग्य उत्तराधिकारी, उसके बाद विदेशी आक्रमण, राज दरबार में गुटबंदी, सरदारों का नैतिक पतन और मराठा शक्ति का उदय, सेना की दुर्बलता, यूरोपीय कंपनी का आगमन, अकबर के शासनकाल से ही आरंभ हुआ मुगल साम्राज्य का उत्कर्ष और औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत पतन की ओर अग्रसर होने लगा। देखिए कि मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय था, जिसे जफर के नाम से भी जाना जाता है। इनके द्वारा एक किताब लिखा गया है जफरनामा। 1857 के संग्राम में विद्रोहियों का साथ देने के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा उसे रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। तो ये याद रखिएगा। और इसी के साथ मुगल साम्राज्य का पतन मतलब अंत हो गया। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, लियोथिक का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, नवपाषाण काल हो जाएगा। देखिए कि वैश्विक स्तर पर नवपाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से लेकर भारत में 7,000 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। और लियोथिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉन लुम्बार्ड के द्वारा किया गया था। देखिए कि कृषि, पशुपालन तथा पॉलिशदार उपकरण आदि नवपाषाण काल की विशेषता है। प्राचीनतम नवपाषाणिक स्थल मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान में स्थित है। चोपनी मांडो नामक नवपाषाणिक स्थल से झोपड़ियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। देखिए इस काल के प्रमुख केंद्र हैं रेनीगुंटा आंध्र प्रदेश, सोन घाटी मध्य प्रदेश, शिव भूमि झारखंड और बुरझोम गुफा कराल कश्मीर। कोल्डिहुआ ये मेहरगढ़ हो जाएगा। मारकडोला असम हो जाएगा। चिरान बिहार में प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण पाए गए हैं जो मुख्य रूप से हिरण के सिंग से बने होते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी थी। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, राजगिरी था। देखिएगा कि मगध राज्य के प्रमुख वंश, इसमें हर्यक वंश देखिएगा कि 544 से लेकर 412 ईसा पूर्व तक ये था और इसका संस्थापक बिंबिसार था। शिशुनाग वंश देखिएगा कि 412 ईस्वी से लेकर 344 तक शिशुनाग ने इसका स्थापना किया था। और देखिए कि नंद वंश ये आपका 344 से लेकर 322 था, इसका महापद्मानंद हो जाएगा। मौर्य वंश 322 से लेकर 185 ईस्वी तक चंद्रगुप्त मौर्य इसका संस्थापक था। अजातशत्रु ने राजगीर की किलेबंदी करवाई थी और उदयन ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया था। उदयन देखिए अपने पिता का हत्या, अजातशत्रु की हत्या करके सिंहासन पर बैठा था। चलिए अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, सन 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो ये देखिए मेरठ से हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में तैनात भारतीय सेना ने चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग से इनकार कर दिया और अपने अधिकारियों पर गोलियां चलाई और विरोध प्रारंभ कर दिया। इस समय मेरठ के सैन्य छावनी का अधिकारी जनरल डेविड था। तो ये याद रखेगा। पटना में 3 जुलाई 1857 को मीर अली खां के नेतृत्व में विद्रोह किया गया था। जगदीशपुर बिहार में पड़ेगा। विद्रोही देखिए कि कुंवर सिंह ने किया था विद्रोह। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद विद्रोह का नेतृत्व उनके भाई अमर सिंह के द्वारा किया गया था। अंत में विलियम टेलर बिसेट आयर ने यह विद्रोह दबा दिया। और देखिए कि झांसी में जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई, जिनका जन्म वाराणसी और मृत्यु ग्वालियर में हुआ था, के नेतृत्व में विरोध हुआ था। तो ये याद रखिएगा। 1857 का विद्रोह यहाँ पे देखिएगा कि
दिल्ली और बहादुर शाह जफर और बख्त का इसके नायक थे। और दमनकर्ता देखिए तो निकोलस और हडसन हो जाएंगे। लखनऊ में बेगम हजरत महल थी विद्रोही करता, हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल के द्वारा ये दबा दिया गया था। और देखिए कि आपका कानपुर हो जाएगा, कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे ने विद्रोह किया था और कैंपबेल के द्वारा ये दबाया गया था। इलाहाबाद में देखिए कि लियाकत अली और कर्नल इसके दमन करता है। बरेली में देखिए कि खान बहादुर खान हडसन के द्वारा ये दबाया गया था। देखिए 1857 में क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पामस्टन थे, तो ये याद रखिएगा लिबरल पार्टी के। 42 नंबर क्वेश्चन है, जलप्रपात का निर्माण निम्नलिखित में से किस कारक द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिएगा कि नदी द्वारा निर्मित अपर्दनात्मक स्थल है, इसमें भी आकार की घाटी। जैसे कि आप देखते होंगे कि मान लीजिए कि ये पर्वत है, तो यहाँ से नदी अगर प्रवाहित हो रहा है तो एक यहाँ पे घाटी बन जाता है और ऐसे हो जाता है, ये रास्ता हो जाता है। तो इसके बीच में घाट मतलब दो पहाड़ों के बीच में जो रास्ता बना रहता है उसे भी आकार की घाटी बोला जाता है। कैनियन गार्ज देखिए कि गार्ज कैनियन बनाता है, ये काफ़ी ऊंचाई से गिरता है तो वहाँ पे गड्ढा हो जाता है, उसी को बोला जाता है जलप्रपात या सिपरी का। तो ये देखिए कि जैसे कि मान लीजिए ये पहाड़ है और इधर से नदी आ रहा है, तो ऊपर से जब गिरेगा तो इसे जो झरना या जलप्रपात बोला जाता है। जल गर्तिका और नदी वेदिका और नदी बिसर्प, जब नदियाँ देखिए कि बिसर्प बिसर्प मतलब नागिन होता है, तो ऐसे चलता है नागिन की तरह, तो इसी को बोला जाता है। देखिए कभी कभी बिसर्पी झील भी बन जाता है, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि ऐसे नदी आया और बीच में क्या हुआ, अवरोध आ गया और नदी फिर ऐसे चला गया, तो यहाँ पे जल इकट्ठा हो गया, तो उसी को बोला जाता है बिसर्पी झील। तो ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा। जल प्रपात, जब किसी स्थान पर नदियों का जल ऊंचाई से खड़े ढाल या अर्थात क्लिप के ऊपरी भाग से अत्यधिक वेग से नीचे की ओर गिरता है तो उसे जल प्रपात कहते हैं। इस स्थलाकृति का निर्माण नदी के द्वारा अपर्दन से होता है, तो ये याद रखिएगा। जलप्रपात के प्रकार दिया गया है। सामान्यतः देखिए कि सोपानी जलप्रपात और पठारी जलप्रपात होता है। सोपानी मतलब पर्वतीय और ये पठारी समतलीय। गौन जलप्रपात यानी भ्रंश जलप्रपात और नीक पॉइंट जलप्रपात। उदाहरण के लिए देखिए कि शरावती नदी पे जुग या गरसोपा जलप्रपात, नर्मदा नदी पे धुआंधार जलप्रपात, स्वर्ण रेखा पे स्थित हुंडू जलप्रपात। तो ये सब तो आप जानते ही हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों का अंत संबंध का अध्ययन कहलाता है, तो इसे पारिस्थितिकी तंत्र बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र को सबसे पहले परिभाषित करना और विस्तृत अध्ययन करने का श्रेय जर्मन जीव वैज्ञानिक आपका अर्नेस्ट हैकल को जाता है। यूजीज डोमन के अनुसार पारिस्थितिक प्रकृति की संरचना और प्रक्रिया का अध्ययन इसमें किया जाता है। वर्ष 1935 में ब्रिटिश पारिस्थितिकीविद आर्थर टंसले ने पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास की सर्वप्रथम व्याख्या कास्ते द बफन ने किया था, तो ये याद रखिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बांध जो है ये प्राकृतिक नहीं होगा, बांध मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है, जो पानी होता है उसे इकट्ठा करने के लिए। तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे लोग प्राकृतिक पर्यावरण। इसमें आपका देखिए कि आपका भूमि, जल, वायु, पादप, आप समझिए रहे हैं कि जो प्रकृति के द्वारा निर्माण किया गया है, और कृत्रिम मतलब होता है जो मानव के द्वारा निर्माण किया गया है। मानव के द्वारा देखिए कि फसल उत्पादन, वाणिज्य, व्यापारी संकुचन, औद्योगिक संकुचन, परिवहन, ये सब हो जाएगा। और देखिए जाएगा आगे क्वेश्चन है 45 नंबर, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका 5 जून हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। देखिए कि विश्व पर्यावरण दिवस, ये थीम हम लोग को 2023 का नहीं देखना है, करेंट अफेयर में देखा जाएगा। चलिए आगे देखा जाए, तो इसमें थोड़ा सा दिया गया है दिवस, तो देख लिया जाए। विश्व वन जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को, और जल संसाधन दिवस 10 अप्रैल को। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई। विश्व भूगर्भिक जल दिवस 10 जून। विश्व शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है जैविक संसाधन का एक उदाहरण है, तो जैविक संसाधन का एक उदाहरण कौन सा है? तो 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है, जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। और देखिए कि
संसाधनों का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। जैसे उत्पत्ति के आधार पे जैव और अजैव हो जाएगा, और समान समाप्त के आधार पे देखिए कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय हो जाएगा। नवीकरणीय मतलब देखिए कि जिसे उपयोग आसानी से किया जा सकता है और इसका अंत भी जल्दी नहीं हो सकता है, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया। अनवीकरणीय में उसे रखा गया है जो परंपरागत स्रोत है, जैसे कोयला, पेट्रोल, इसका ज़्यादा उपयोग करने के बाद जल्दी ही खत्म हो सकते हैं। और स्वामित्व के आधार पे व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय हो सकता है। विकास के स्तर पे संभावी, विकसित, भंडारण और संचित हो सकता है। देखिए कि यहाँ पे दे दिया गया संसाधन एक आपका हो जाएगा प्राकृतिक और मानवीय हो जाएगा। प्राकृतिक में देखिएगा कि आपका सबसे पहले मानवीय देख लिया जाए, संरचनाएं और संस्थाएं आ जाएगा, और मात्रा और गुणवत्ता आ जाएगा। और इसमें देखिएगा प्राकृतिक में नवीकरणीय युग और नवीकरणीय आ जाएगा। नवीकरणीय में आप देखिए कि सतत अथत प्रवास, जैसे पवन, जल, ये आ जाएगा। और जैव में देखिए कि इसमें आपका वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति, वन और वन जीव आ जाएगा इसमें, तो ये याद रखिएगा। अनवीकरणीय स्रोत में देखिए कि पुनः चक्रीय, जिससे धातु, और अचक्रीय, जैसे जीवाश्म ईंधन हो जाएंगे लोग, तो ये याद रखिएगा। जैव संसाधन, इन संसाधनों की प्राप्ति जैव मंडल से होती है, जिसमें जीवन प्राप्त होता है, जैसे मनुष्य, वनस्पति, प्राणीजात, मत्स्य जीवन, पशुधन, ये सब हो जाएगा। अजैव संसाधन वे संसाधन है जिसमें जीव नहीं होता है, यानी निर्जीव होते हैं, जैसे कि वायु, जल, गैस, सौर ऊर्जा, चट्टानें हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है वह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। गुजरात का तटरेखा सबसे लंबी है, और देखिए कि 1214 किलोमीटर इसका है। भारत में 9 राज्य तटरेखियाँ हैं, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल हो जाएगा। देखिए कि शीर्ष तटरेखा वाले राज्य गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल और उड़ीसा, कर्नाटक, ये हो जाएंगे। देश की कुल तटीय रेखा की लंबाई देखिए कि 7516.6 किलोमीटर है, परंतु इसकी मुख्य भूमि की तटीय रेखा की लंबाई 100 किलोमीटर है, तो ये याद रखिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुनः विकृत संसाधन नहीं है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, लौह अयस्क हो जाएगा। पुनर्वृत्त नवीकरणीय संसाधन में देखिएगा कि आपका वन प्राणी, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सब आ जाएगा। और नवीकरणीय में आपका वही कोयला, पेट्रोल, अयस्क आ जाएगा, ये सब। 49 नंबर क्वेश्चन है, ज्वालामुखी के मुख को कहते हैं? तो ज्वालामुखी के मुख को क्या बोला जाता है? तो इसे बोला जाता है आपका क्रेटर, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए कि शंकु शीर्ष पर जब विस्फोटक प्रतिक्रिया के द्वारा गर्त या बेसिन रूप स्थलकृति का निर्माण होता है तो उसे क्रेटर कहा जाता है। क्रेटर के बृहद रूप को कोल्डेरा कहा जाता है, और बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे ठोस में बदल जाता है, जिसे सिंडर कहा जाता है। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलाउ हवाई द्वीप पर है, तो ये याद रखिएगा। सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका एवं एशिया महाद्वीपों के तटों पर प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत देखिए कि कोटोपेक्सी इक्वाडोर में है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजम डेल सालोडो एंडीज पर्वतमाला में अर्जेंटीना तथा चिली सीमा पर स्थित है, तो ये आप याद रखिएगा। देखिएगा कि 50 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है कहलाता है? तो इससे बोला जाता है भूकंप केंद्र, तो आपका ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। वह स्थल जहां भूकंप तरंगों की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप का उद्गम केंद्र या भूकंप मूल बोला जाता है। वह बिंदु जहाँ पे भूकंप तरंगें सबसे पहले पहुँचती है उसे भूकंप का अधिकेंद्र बोला जाता है, और जो उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर अर्थात 90 डिग्री के कोण पर स्थिर होती है। पृथ्वी की स्तर पर भूकंप के समान तीव्रता वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को समभूकंपी की रेखा बोला जाता है। और देखिए भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, अतः रेडॉन गैस की मात्रा में वृद्धि उस क्षेत्र विशेष में भूकंप आने का संकेत है। भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी बोला जाता है। और देखिए कि भ्रंश यानी फॉल्ट तनाव मूलक भू संरचना की तीव्रता के कारण भूपटल की शैलो चट्टानों में एक तल के सहारे स्थानांतरण के उत्पत्ति दलार या संरचना को भ्रंश कहा जाता है। भ्रंश की उत्पत्ति क्षैतिज संचालन के दोनों वाले संपीड़न और तनाव से होती है, किंतु इसमें तनाव मूलक बल या योगदान प्रमुख होता है। भ्रंश मुख्यतः 4 प्रकार का होता है, भ्रंश, व्युत्पन्न भ्रंश और पार्श्वीय भ्रंश और सोपानी भ्रंश। वलय देखिए कि धरातलीय चट्टानों में संपीड़न के परिणाम स्वरूप लहरों के
रूप में पड़ने वाले मोरों का वलय कहा जाता है। हिमालय, आल्प्स, रॉकी और एंडीज अल्पसे पर्वत ये इसका उदाहरण है। चलिए अगला 51 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन नदी की निक्षेपण क्रिया द्वारा बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेल्टा हो जाएगा। थोड़ा सा इसके बारे में जान लिया जाए कि देखिए कि जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु, बलुआ तटबंध, प्राकृतिक तटबंध, बाढ़ का मैदान, डेल्टा आदि ये सब नदियों के द्वारा निर्माण किया जाता है। डेल्टा देखिए कि नदी जब सागर या झील में गिरता है तो उसके प्रवाह में अवरोध या वेग में कमी के कारण नदी के मलबा का निक्षेप हो जाता है, जिससे एक विशेष प्रकार के स्थलकृति का निर्माण होता है। इसी स्थल को डेल्टा कहा जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। आकृति के अनुसार डेल्टा का वर्गीकरण देखिएगा कि चापाकार डेल्टा, जैसे कि नील नदी का डेल्टा, गंगा का डेल्टा और मेकांग नदी का डेल्टा। पंजकार डेल्टा देखिए मिसिसिपी का डेल्टा, ये अमेरिका में पड़ेगा। ज्वालामुखी डेल्टा नर्मदा तथा ताप्ती नदी का डेल्टा। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि भूकंप से संबंधित अध्ययन कहलाता है, तो इससे बोला जाता है आपका सिस्मोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अभी हम लोग भूकंप के बारे में पिछला क्वेश्चन हम लोग बहुत अच्छी से पढ़े हैं, तो इसका डिस्क्रिप्शन छोड़ दिया जाए या इसमें थोड़ा सा अलग दिया गया है, रुकिए पढ़िए लीजिए। देखिए भूकंप भूपटल की कंपन अथवा लहर है जो धरातल के नीचे अथवा चट्टानों के लचीलापन या गुरुत्वाकर्षण के समस्थानिक में क्षणिक अवस्था में होने का उत्पन्न होता है। भूकंप पृथ्वी के ऊपरी सतह में विवर्तनीय गतिविधियों से निकलने वाली ऊर्जा के कारण पैदा होता है। सामान्यतः भूकंप तरंगों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, जैसे भूकंपीय तरंगे यानी कि पी तरंग हो जाएगा और तथा एस तरंग। लेकिन देखिए कि एक तिसारका भी होता है जिसे एल तरंग बोला जाता है। तो देखिए कि पी तरंग मतलब प्राथमिक तरंग होता है और पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पी तरंग का अनुभव होता है। देखिए कि ये ध्वनि तरंगों के समान अनुदैर्घ्य तरंग है। यह तरंगे ठोस और तरल और गैस तीनों माध्यम में गमन कर सकती हैं। इसकी गति सबसे तेज और सबसे तीव्रता आप देखिए कि एस और एल से होती है, तो ये याद रखिएगा। इस तरंग देखिए कि पी तरंगों के पश्चात इस तरंगे पृथ्वी के सतह पर पहुंचती है, इसे द्वितीय तरंग बोला जाता है। यह प्रकाश तरंगों के समान अनुप्रस्थ तरंगे होती है। इसकी गति पी से कम और एल से अधिक होती है। यह केवल ठोस माध्यम में गमन करता है, तो ये आप जरूर याद रखिएगा कि इस तरंग किसी सिर्फ ठोस में गमन करेगा। और एल तरंग देखिएगा इसे लव तरंग के नाम से जाना जाता है। इसकी गति पी और एस से कम होती है। एल तरंगे पृथ्वी की सतह पर पी और एस के बाद प्रकट होती है। इसकी तीव्रता पी और एस से अधिक होती है तथा ये सर्वाधिक विनाशकारी होती है। तो आपसे पूछा जाए कि तीनों में सबसे ज़्यादा विनाशकारी कौन है, तो लव तरंग हो जाएगा। नोट में देखिए कि अनुदैर्घ्य तरंगे, इसमें कण का कंपन दोलन तरंग की दिशा के समानांतर होता है, जैसे ध्वनि तरंगे हो जाएंगे। अनुप्रस्थ तरंगे में देखिएगा कि इसमें कणों का कंपन या दोलन तरंग की दिशा के लंबवत होता है, जैसे प्रकाश तरंगे हो जाएगा। भूकंपीय तरंगों का मापन सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से होता है, तो ये याद रखिएगा। और इसका तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है, तो ये आप याद रखिए। इसे रिएक्टर मैग्नीट्यूड टेस्ट भी स्केल भी कहा जाता है। भूकंपीय तरंगों को रिएक्टर स्केल पर 0 से 10 के आधार पर मापा जाता है। इस स्केल के अंतर्गत प्रति बढ़ते एक अंक के साथ भूकंप की तीव्रता 10 गुना बढ़ती है। रिएक्टर स्केल में देखिए कि चार्ल्स रिएक्टर ने खोजा था, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया। यह गणितीय मापक जो लॉग के आधार पर चलता है। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, जानवर जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के मुख्य संरक्षण में है, तो वह हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, हाथी हो जाएगा। देखिए कि पेरियार आपका अन्नामुडी केरल में है, ऑप्शन नंबर ए बी सही है। उसके बाद देखिएगा इसमें थोड़ा सा दिया गया है, तो देख लीजिए। पेरियार अन्नामुडी केरल में है, अन्नामलाई तिरुवनंतपुरम तमिलनाडु में है, लेमुरी देखिए कि ये आपका तमोर पिघला छत्तीसगढ़ में है, सी भूमि झारखंड और बैतरणी और मयूरभंजक उड़ीसा, काजीरंगा दिहांग पटकाई ये असम में है। तो ये सभी में हाथी रिजर्व है। और कुछ देखिए विशिष्ट जीवों के संबंध में अभ्यारण्य, कच्छ का रण देखिएगा ये गुजरात में है, जंगली गधा के लिए फेमस है। ये सभी आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आप जरूर सब याद रखिएगा। काजीरंगा देखिए एक सींग वाला, ये असम में पड़ेगा। जलपादा पश्चिम बंगाल में है, एक सींग वाला गेंडा के लिए। दाची ग्राम जम्मू कश्मीर है, होंगुल हिरन के लिए। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में एशियाई सिंह के लिए। वन विहार नेशनल पार्क मध्य प्रदेश सफ़ेद बाघ के लिए। रेगिस्तान राष्ट्रीय पार्क राजस्थान ऊँट हो जाएगा। केवलादेव राष्ट्रीय पार्क देखिए कि राजस्थान साइबेरियन क्रेन के लिए। भीतरकनिका उड़ीसा में है, कछुआ के लिए प्रसिद्ध है। शिकारी देवी अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश कस्तूरी मृग के लिए। और विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य डॉल्फिन में है, तो ये अब ये डॉल्फिन के लिए है।
ये आपका भागलपुर में पड़ेगा। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, शहर जो भारत का कॉटन पॉलिश के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मुंबई को। देखिए भारत का कॉटन पॉलिश मुंबई को कहा जाता है, और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, भारत का बोस्टन अहमदाबाद, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर हो जाएगा। वर्तमान में महाराष्ट्र भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्रों का मिल है। सूती वस्त्र उत्पादन तथा निर्गम भारत का स्थान चीन के बाद दूसरा है। 55 नंबर क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाए कल्पना चावला। 2003 ईस्वी में कोलंबिया स्पेस शटल से अंतरिक्ष में पहुंची थी। तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा, और कंपनी का नाम याद नहीं रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, भारतीय खिलाड़ी जिसे हाल ही में राज्यसभा का, ये तो करंट अफेयर का है 2012 का। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय डैश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा जेनेवा में। देखिए जेनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ेगा, तो ये आप याद रखिएगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी आपका 1995 को हुआ था। माराकेश समझौता पर अप्रैल 1954 में गेट सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। WTO की सबसे बड़ी निर्णायक संस्था, देखिए कि सदस्य देशों के मंत्रियों का सम्मेलन है, जिसकी बैठक प्रत्येक 2 वर्ष में होती है। WTO की प्रथम मंत्रियों सम्मेलन सिंगापुर में दिसंबर 1996 ईस्वी में हुई थी। WTO में 164 देश हैं अंतिम सदस्य के रूप में। ये डाटा बदल गया होगा। WTO का पहला महानिदेशक पीटर सदरलैंड हो जाएंगे, जो ब्राज़ील के हैं। WTO के वर्तमान, ये सब छोड़ दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 58 नंबर, मनुष्य के चंद्रमा पर पहली बार किस वर्ष में पैर रखा गया था? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 1969 हो जाएगा। देखिए अपोलो 11 अमेरिकी अंतरिक्ष यान है, जिसने मानव को पहली बार चंद्रमा पर पहुंचाया था। चंद्रमा पर पैर रखने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग हैं। इनके साथ जाने वाले व्यक्ति बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिस थे। अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लाए गए चट्टानों से पता चलता है कि चंद्रमा भी उतना ही पुराना है जितना पृथ्वी, 460 करोड़ वर्ष। इन चट्टानों में टाइटेनियम अधिक मात्रा में है। चंद्रमा की सतह उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान को सेलेनोलॉजी कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है। देखिए कि चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच औसत दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 भाग हो जाता है। चलिए अगला 59 नंबर क्वेश्चन है, रहमतुल्लाह कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बैडमिंटन। देखिए कि बैडमिंटन से संबंधित अन्य कप सुधीरमन कप और रहमतुल्लाह कप, चड्डा कप, और देखिए थॉमस कप, उबेर कप, अमृत दीवान कप और नारंग कप हो जाएगा, और कुनिका कप हो जाएगा। हॉकी से संबंधित देखिएगा बेटन कप, रंगास्वामी, आगा खां कप, बेगम रसूल ट्रॉफी, और देखिए कि नेहरू ट्रॉफी, वेलिंगटन कप और इंदिरा गांधी गोल्ड कप, मुख्य गपा गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा, ये हो जाएगा। फुटबॉल में देखिएगा कि डूरंड कप आ जाएगा, रोवर्स कप आ जाएगा, CB रॉय संतोष ट्रॉफी आ जाएगा, और सुब्रतो मुखर्जी, जिसको हम गोल घेर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है ज़्यादा। क्रिकेट से संबंधित देखिए रणजी ट्रॉफी तो जानते हैं, ईरानी ट्रॉफी, और दिलीप ट्रॉफी जानते ही हैं, CK नायडू ट्रॉफी, देवघर ट्रॉफी, और G बिरला ट्रॉफी। टेबल टेनिस से देखिए कि बर्नालेक कप और जयलक्ष्मी कप, राजकुमारी चैलेंजर कप, रामानुजन ट्रॉफी हो जाएगा। बास्केटबॉल से बेंगलोर ब्लू चैलेंज, नेहरू कप और फेडरेशन कप हो जाएगा। पोलो से देखिए कि इजरा कप, ये क्वेश्चन पूछता है। पृथ्वी पाल कप, राधा मोहन कप और क्लासिक कप, ये हो जाएगा। अगला देखिएगा कि आपका गोल्फ से संबंधित बकर कप, सर्किट कप, राइडर कप, डनहिल कप और प्रिंस वेल्स कप। चाइना कप का संबंध जिम्नास्टिक से है, तो ये याद रखिएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, लंदन 2012 में भारत डैश मेडल जीता? तो ये भी काट दीजिए। 60 के बाद 61 नंबर क्वेश्चन देखें, इनमें से कौन घरेलू अपशिष्ट जैव अनवीकरणीय नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, कागज़। ये तो सड़ गल जाता है। बाकी प्लास्टिक का थैला, एल्युमिनियम के डिब्बे और कांच, ये सब अनवीकरणीय में आ जाएगा। जैव अनवीकरणीय वैसे पदार्थ जो बैक्टीरिया और कवकों द्वारा जल्दी विघटित नहीं होते हैं, ये सैकड़ों दशकों तक ग्रह पर पड़े रहते हैं। इसमें प्लास्टिक, इलेक्ट्रो कचरा और कृत्रिम रबर, ये सब आ जाएगा। वे अपशिष्ट पदार्थ जिनका जैविक कारणों का अपघटन जल्दी हो जाता है जैव अनवीकरणीय अपशिष्ट कहलाते हैं, जिससे कागज़, गोबर, रुई, ये सब हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय महायुद्ध के दौरान परमाणु बम विस्फोट से कौन सा शहर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, हिरोशिमा।
देखिए कि द्वितीय विश्व युद्ध चरण में 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय यूरेनियम 235 नामक परमाणु बम गिराया गया था। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे फैटमैन नामक प्लूटोनियम 239 परमाणु बम गिराया गया था। इन दोनों शहरों में हिरोशिमा शहर को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे काम करता है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दोनों जानते हैं कि ये जगह आपका जापान में पड़ेगा। परमाणु बम का विकास जे रॉबर्ट ओपेनहीमर के निर्देश में अमेरिका के द मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत हुआ था। परमाणु बम को बनाने के लिए यूरेनियम 235 तथा प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, अंडा देने वाला स्तनधारी है। तो ये देखिए राइट आंसर एक ही डना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। स्तनधारी में आप देखिए कि 3 भागों में बांटा जाता है। इसमें आपका प्रोटोथीरिया और मेटाथीरिया और यूथीरिया हो जाएगा। प्रोटोथीरिया में देखिए कि ऐसे स्तनधारी कई लक्षणों में सरीसृपों की तरह होते हैं। ये अंडा देने वाले स्तनधारी हैं, इसलिए इसे ओविपेरस कहते हैं। इसमें बाह्य कण अनुपस्थित होता है। उदाहरण के लिए एकिनडा आर्निथोकस हो जाएगा। और देखिए मेटाथीरिया, इस उपवर्ग के जंतु न तो अंडे देते हैं और न ही पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देते हैं, अर्थात ये अपरिपक्व बच्चे को जन्म देते हैं। बाद में इस बच्चे का विकास माता के उदर में स्थित विशेष थैली में होता है। इसे मार्सुपियस थैली कहा जाता है। इसमें बाह्य कण उपस्थित होता है। ये एक दंती होते हैं, जैसे कंगारू और डेफिल्स हो जाएगा। यूथीरिया में देखिए कि उस उपवर्ग के उच्च स्तनधारी होते हैं जिसमें बाह्य कण उपस्थित होता है। इसमें जबड़े में दांत पाए जाते हैं। इससे निषेचन आंतरिक होता है, जिसे पेगोलिन, हिस्टेरिक और चूहा, खरगोश, कुत्ता, बाघ, मनुष्य हो जाएगा। ब्लू हेवेल सबसे बड़ा स्तनधारी प्रणाली है। श्रीप सबसे छोटा हो जाएगा। गाय का दूध है, तो गाय का दूध देखिएगा कि आपका कम वसा युक्त होता है। देखिए कि दूध में प्रोटीन, कैल्शियम और राइबोफ्लेविन होता है। इसके अतिरिक्त इसमें विटामिन ए, डी, के, ई होता है। दूध में कैसी नामक प्रोटीन होता है। और देखिए ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहे जाते हैं। इसके शरीर को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन, खनिज लवण और कुछ कार्बनिक अम्ल तथा एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल और माइक्रोन्यूट्रिक कहे जाते हैं, जिसके शरीर को अल्प मात्रा में आवश्यकता होता है। अगला क्वेश्चन है, उल्लू की आँखों में पाई जाती है। तो देखिए कि सालका कोशिका पाया जाता है, इसी के कारण ये रात में देख पाता है लोग। उल्लू रात में भली भांति देख सकता है, परंतु दिन में नहीं। उल्लू के नेत्र में बड़ा कर्णिका और बड़ी पुतली होती है, ताकि नेत्र में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके। इसी के साथ साथ इसके अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके इसी के साथ साथ इसके रेटिना में बड़ी संख्या में सालिका कोशिका होती है तथा केवल कुछ ही शंकु कोशिकाएं होते हैं। रात्रिचर पक्षी में सालिका कोशिका की संख्या अधिक होती है, क्योंकि सालिका क्षण कोशिका निम्न प्रकाश स्थल पर दृष्टि के लिए जिम्मेवार होता है। इसी कारण इसके रात की दृष्टि काफ़ी तेज होती है। प्रकाश में देखिए कि सक्रिय पक्षी, बाज, गौरैया, चील में बड़ी संख्या में शंकु कोशिकाएं और सूक्ष्म मात्रा में सालिका कोशिकाएं होती है। शंकु कोशिका उच्च प्रकाश पर दृष्टि के लिए जिम्मेवार होता है, इसलिए ऐसे पक्षी को दिन में अधिक दिखाई देता है तथा रात में कम। रेटिना में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है जो प्रकाश को इकट्ठा करती है, जैसे सालिका और शंकु होते हैं। सालिका कोशिका रात में दृष्टि प्रदान देते हैं और शंकु कोशिका दिन में। देखिए कि सालिका कोशिका रंगीन दृष्टि नहीं प्रदान करते हैं, जबकि शंकु कोशिका रंगीन लाल हरा दृष्टि प्रदान करता है लोग। सिलिया देखिए, सिलिया छोटी और पतली बाल जैसी संरचना होती है जो स्तनधारी कोशिकाओं की सतह पर मौजूद होती है। सिलिका लगभग 6 से 7 माइक्रोन लंबी होती है। स्टेपिस देखिए कि यह मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है जो कान में पाई जाती है। कान में कुल 6 हड्डियाँ पाया जाता है, जिसमें मेलिसस और इंकस और स्टेपिस की एक एक जोड़ी हड्डियाँ होती हैं। देखिएगा 66 नंबर क्वेश्चन है, किस पदार्थ के परिवहन के लिए पौधे को ऊर्जा चाहिए। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सुक्रोज हो जाएगा। एटीपी अणुओं से प्राप्त ऊर्जा उपयोग फ्लोएम उत्तक द्वारा पत्तियों में बने भोजन सुक्रोज के परिवहन के लिए किया जाता है। पौधे में भोजन तथा जल खनिज लवणों का क्रमशः फ्लोएम और जाइलम उत्तक के द्वारा होता है। आगे देखिए कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान घुलनशील कार्बनिक यौगिक सुक्रोज से भरपूर होते हैं। यह पौधे के लिए भोजन का स्रोत होता है। और बात किया जाए कि जाइलम तथा फ्लोएम जटिल अस्थायी उत्तक होते हैं। ये मिलकर संवहनीय बर्डन का निर्माण करते हैं, अतः इन दोनों को संवहनीय उत्तक भी कहा जाता है। अगला देखिए, आगे थोड़ा सा देखने से पहले यहाँ पे देख लिया जाए। जाइलम 4 प्रकार का तत्वों से बना है, जिसमें बहिनिकाय, बहिकाय, जाइलम तंतु, जाइलम मृदुक। फ्लोएम
4 तत्वों से बना होता है। इसमें चलानी नलिकाएं, सहकोशिकीय और फ्लोएम तंतु और फ्लोएम मृत्यु होता है। तो ये तो आप जानते ही हैं। जाइलियम देखिए कि जल और खनिज ये पूरे शरीर में पहुंचाता है और फ्लोएम भोजन पहुंचाता है। 67 नंबर क्वेश्चन है, एडिटिव भोजन में होते हैं, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। रोगनाशक एवं खनिज दोनों होते हैं। एडिटिव खाद्य भोजन देखिए कि ये रसायन है जो खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने या उसके रंग, स्वाद और बनावट को बनाए रखने में उसमें मिलाए जाते हैं। खाद्य योज्य देखिएगा कि रोगनाशक और खनिज लवण के अतिरिक्त अन्य प्रकार के भी होते हैं, जैसे फ्लेमिंग एजेंट और जेलिंग एजेंट और ह्यूमेटेक्स हो जाएगा, इल्मिसिफायर और एंटीऑक्सीडेंट हो जाएगा। रोगनाशक या परीक्षण के रूप में यह रोगाणुओं को बढ़ने तथा भोजन को खराब होने से रोकता है, तथा खनिज के रूप में खाद्य पदार्थों का बनावट और स्वाद बढ़ाते हैं। विटामिन देखिए कि विटामिन वैसे यौगिक होते हैं जिसकी आवश्यकता हमारे शरीर को ठीक से काम करने के लिए होती है। इसकी संख्या 13 है। विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सी फंक के द्वारा 1911 में किया गया था। इसका नामकरण ABCD और E के आदि के रूप में किया गया है। मानव शरीर में इस कार्बनिक पदार्थ की आवश्यकता कम मात्रा में होती है। जल में घुलनशील विटामिन विटामिन B और C तथा वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E के हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है, फफूंदी है। फफूंदी देखिए कि आपका परजीवी और सेप्रोफिटिक्स दोनों है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए कि कवक या फफूंदी इस जगत में यूकैरियोटिक या परपोषिक जीवधारी सम्मिलित किए गए हैं। इसमें अवशोषण द्वारा भोजन या पोषण होता है। ये सभी परजीवी अथवा मृतजीवी होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। परजीवी देखिए इस प्रकार के पोषक में एक जीव दूसरे जीव पर आश्रित रहता है और रोग का कारण होते हैं, जैसे माइकोबैक्टीरियम। मृत जीवी देखिए इस प्रकार के जीव में जीवाणु मृत अवशेषों से भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे लैक्टोबैसिल हो जाएगा। उत्पादक जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सूर्य से प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ का निर्माण कर सकते हैं, उन्हें उत्पादक कहा जाता है, जिससे हरे पौधे हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। 69 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, शैवाल जल पक्षी बड़ी मछली और छोटी मछली से बनी आहार श्रृंखला में DDT का सांद्रता किस जीव में सबसे अधिक होगा? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, जल पक्षी में हो जाएगा। शैवाल जल पक्षी बड़ी मछली और छोटी मछली में सबसे बनी आहार श्रृंखला ये हो जाएगा। देखिए कि खाद्य श्रृंखला क्या होता है, तो एक समुदाय में रहने वाले जीवों का अनुक्रम जिसमें एक जीव खाद्य ऊर्जा को स्थानांतरित करने के लिए किसी अन्य जीव का उपयोग करता है, उसे खाद्य श्रृंखला कहा जाता है, जिससे जैव आवर्धन हो जाएगा। देखिए कि जैव आवर्धन खाद्य श्रृंखला के माध्यम से अजैविकीकरण प्रदूषकों की बढ़ती मात्रा का संचयन है, अर्थात विषाक्त पदार्थों की एकाग्रता क्रमिक पौष्टिक स्तरों पर बढ़ जाती है। इससे ppm यानी पार्ट्स प्रति मिलियन में मापा जाता है। तो ये याद रखिएगा। जैव आवर्धन के प्रमुख कारण देखिए महासागर में कृषि, कार्बनिक और औद्योगिक गतिविधियों और खनन गतिविधियां हैं। एक जलीय खाद्य श्रृंखला में देखिएगा कि पाद प्लवक जो समुद्र के ऊपरी परत पे होता है, छोटा छोटा जीव होता है लोग, इसे प्राणी प्लवक खाता है और उसे छोटी मछली खाता है। छोटी मछली को बड़ी मछली और उसके बाद जल पक्षी मछली को खाने वाला पक्षी है। देखिए पाद प्लवक जलीय खाद्य श्रृंखला में उत्पादक होते हैं, जिसमें विषैले DDT की मात्रा कम से कम होती है। जैसे जैसे हम क्रमिक पौष्टिक स्तरों में चलते हैं, DDT की मात्रा बढ़ जाती है। यह मछली खाने वाली पक्षियों में अधिकतम हो जाती है। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए कि वेलामेन कोशिकाओं की उपस्थिति लक्षणिक होता है। इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, एपीफाइट्स हो जाएगा। वेलामेन का कार्य पानी का अवशोषण करना होता है। और देखिए कि वेलामेन स्पंजी है, जिसमें कई एपिडर्मिक होते हैं जो कुछ एपीफाइटिक या अर्ध एपीफाइटिक पौधे की जड़ों को कवर करते हैं, जिससे आर्किटिक और क्लिविया प्रजातियां हो जाएगा। आर्किटिक की जड़ें सहजीवी कवक या बैक्टीरिया से जुड़ी होती हैं। वेलामेन एक यांत्रिक कार्य रूट कॉर्टेक्स में संवहनी ऊर्जा की रक्षा भी करता है, जड़ों को वाष्प उत्सर्जन से होने वाली पानी की कमी से बचाता है। अगला क्वेश्चन 71 नंबर है। देखिए कि किस 100 डिग्री, ये आपका ओम है, प्रतिरोध का सिंबल है। प्रतिरोध से 2.2 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, यानी किसी होना चाहिए तो किस लिख दिया गया है। प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर धारा होगा, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 220 वाट हो जाएगा। देखिए कि यहाँ पे बना दिया गया है और यहाँ पे इसका सूत्र भी दिया गया है। R बराबर 100 ओम हो जाएगा और I बराबर 2.2 एम्पियर है, तो इसे आसानी से तोड़िएगा तो आपका 220 आ जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है,
एक अवतल लेंस के लिए वस्तु की दूरी का चिन्ह होगा, तो इसका राइट आंसर आपका ऋण हो जाएगा, ऋणात्मक होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका एक सही है। और देखिएगा कि थोड़ा सा पारदर्शी वक्र सतह का उपयोग प्रकाश को अपवर्तित करने और उसके सामने रखी किसी वस्तु की छवि बनाने के लिए किया जाता है, इसे लेंस कहते हैं। अवतल लेंस यह एक अपसारी लेंस है जो प्रकाश के समानांतर बीम को अपसारित यानी फैलाता है। अवतल लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आभासी, सीधा और छोटा होता है। देखिए कि लेंस समीकरण जो लेंस की फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के बीच का संबंध है। तो ऑप्शन देखिए कि यहाँ पे आपका दे दिया गया है, आप देख सकते हैं, जहाँ फोकस दूरी और देखिए कि u वस्तु की दूरी और v प्रतिबिंब की दूरी है। नोट अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, तो ये याद रखिएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु की ऊंचाई h से मुक्त रूप से गिर रही है, इसके लिए किस बिंदु पर गतिज ऊर्जा का मान न्यूनतम होगा। तो जब गिरेगा वहीं पे न्यूनतम होगा। तो दिखिएगा कि आपका यहाँ पे दे दिया गया है, बना दिया गया है। अच्छा, यहाँ पे देखिए कि तो ये आप थोड़ा सा देखिए कि जहाँ से गिरना स्टार्ट होगा, तो ये ऑप्शन जो है ये आपका ऑप्शन दिया गया है, तो यही आपका सही हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा आप देखिए कि सी के पास में होगा, तो ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। देखिए कि किसी वस्तु की उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता प्राप्त होती है उसे वस्तु की गतिज ऊर्जा बोला जाता है। गतिज ऊर्जा बराबर काइनेटिक एनर्जी यानी कि 1/2 और m/v² हो जाएगा। शीर्ष बिंदु पर गतिज ऊर्जा 0 और स्थिति ऊर्जा अधिकतम होगी। जैसे जैसे वस्तु नीचे आती है गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती जाती है तथा स्थितिज ऊर्जा कम होती जाती है। 74 नंबर क्वेश्चन है, जी का मान बताइए। तो जी का मान तो सभी को जानता है, आपको भी पता होगा। जी का मान आप देखिएगा 100 हो जाएगा, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर और बाटा में किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आप जरूर याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है। देखिए कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। तो दो पिंडों के बीच की कार्य करने वाली आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। यह पिंडों के बीच द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमपाती होता है तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। गणितीय रूप से इसे इस प्रकार दर्शाया गया है, F बराबर G/m और R³ हो जाएगा, जहाँ F गुरुत्वाकर्षण, G गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक और m पहले पिंड का द्रव्यमान और m दूसरे पिंड का द्रव्यमान, R उसके बीच की दूरी। तो ये थोड़ा सा आप याद रखेगा। यहाँ पे G का मान तो हम लोग देख लिए लोग। गुरुत्व जनित त्वरण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो त्वरित होता है उसका मान 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए जी का मान भूमध्य रेखा पर सबसे न्यूनतम होता है और जी का मान सबसे ज़्यादा अधिकतम ध्रुवों पे होता है। इसका कारण क्या है कि पृथ्वी गोल नहीं चपटी है, तो चपटी है तो यहाँ अगर है तो यहाँ तो नज़दीक ही पड़ेगा ये केंद्र ध्रुव, तो इसीलिए जी का मान पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर कम तथा घूर्णन गति कम होने पर बढ़ जाएगी। और देखिए जी का मान पृथ्वी के सतह से ऊंचाई या गहराई के साथ घट जाती है। 75 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है, देखिएगा, रेखांतिक वस्तु कितना परिमापी बल लग रहा है और जी का मान 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर दे दिया गया है। तो यहाँ पे एक आपको समझा भी दिया गया है कि F3 बराबर 20N, F2 बराबर 10N और F1 बराबर 10N और घर्षण विहीन सतह है। तो इसका राइट आंसर 0 हो जाएगा, ऑप्शन 0 न्यूटन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। यहाँ पे समझा दिया गया है। तो देखिए कि यहाँ पे कोई लगिए नहीं रहा है। देखिए F1 और F2 विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है, इसलिए बल 0 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 76 नंबर, एक व्यक्ति विभिन्न रंगों में अंतर नहीं कर पाता है, इस व्यक्ति में निम्नलिखित में से भाग की समस्या है। तो देखिए कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो समस्या है कौन सा समस्या है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लिया जाए जो दिया गया है। देखिए कि वर्णधाता, इसी को इंग्लिश में कौन सा बोला जाता है, एक आनुवंशिक बीमारी है जिससे पीड़ित कोई भी व्यक्ति समान तरीके से रंगों को देख और भेद नहीं सकता है। यह समस्या आमतौर पर लाल और हरे रंग के मामले में होती है। यह वंशानुक्रम के कारण होता है। जन्म से ही वर्णधाता हो सकता है और जीवन में भी हो सकता है। सालका यानी छड़ और कोन्स यानी शंकु नामक रेटिना में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है। कोन्स कोशिका देखिए कि रंग का पता लगाता है। कोष कोशिकाओं में एक या अधिक रंगों की अनुपस्थिति से वर्णधाता हो सकती है। सालिका कोशिका प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करता है। 77 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तारामंडल अप्रैल महीने में आकाश के उत्तरी भाग में दिखाई देता है। तो सी हो जाएगा, बृहत सप्तर्षि हो जाएगा।
देखिए कि सर्वविख्यात तारामंडल में एक विख्यात तारामंडल सप्तर्षि है, जिसे आप गर्मियों अप्रैल में रात्रि के प्रथम प्रहर में उत्तरी भाग में देख सकते हैं। सप्तर्षि 7 प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय संतों या ऋषियों के नाम के साथ है। पहचाने जाने योग्य आकृति वाले तारों के समूह को तारामंडल कहा जाता है। सप्तर्षि को बिग डीपर, ग्रेट बियर तथा आसमाजर्स भी कहा जाता है। सप्तर्षि की सहायता से ध्रुव तारे का स्थान निर्धारित कर सकते हैं। ओरियन एक अन्य विख्यात तारामंडल है, जिसे हम सर्दियों के मध्यरात्रि में देख सकते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन है, दो देखिए कि 5 ओम और 10 ओम के प्रतिरोध किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। अगले लिखित विकल्प का संभव है। तो देखिएगा इसमें दोनों प्रतिरोध के बीच विभवांतर अलग अलग होगा, तो ये तो सही है। देखिए कि आपका प्रतिरोध अलग अलग है तो विभवांतर भी अलग अलग होगा, एकदम सही है। और दोनों प्रतिरोध के बीच विभवांतर समान होगा, समान तो हो ही नहीं सकता है। 5 देखिएगा कि ओम प्रतिरोध के विभवांतर 10 ओम प्रतिरोध से दोगुना होगा, ये भी एक गलत है। 10 ओम प्रतिरोध के लिए विभवांतर 5 ओम वाले प्रतिरोध से दोगुना होगा, ये सही है। तो 1 और 4 सही है। और देखिए विकल्प में आपका सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा आप देख लीजिए, V बराबर आई आर हो जाएगा। यह परिपथ श्रेणी क्रम में है, इसलिए इस परिपथ में विद्युत की मात्रा सभी प्रतिरोध के समान से विपरीत होगा। दोनों प्रतिरोधों के बीच विभवांतर अलग अलग होगा। विभवांतर की मात्रा 10 प्रतिरोध के लिए 5 प्रतिरोध वाले से दुगना होगा, क्योंकि विभवांतर की मात्रा प्रतिरोध पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर। दिया गया है 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के उत्तर लेंस 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के एक अवतल लेंस को समान अक्षीय स्थिति में सटाकर रखा जाता है। संयुक्त लेंस एक है, तो संयुक्त लेंस देखिए कि आपका उत्तल लेंस का काम करता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए कि आपका 10 सेंटीमीटर के फोकस दूरी के उत्तल लेंस 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस को समान अक्षीय स्थिति में सटाकर रखा जाता है, तो संयुक्त लेंस एक उत्तल लेंस का काम करता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि 1/f बराबर 1/f1 और प्लस f2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो देखिएगा कि हम जानते हैं कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो यहाँ पे आप देखिए बना दिया गया है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे f का धनात्मक और संयुक्त लेंस उत्तल का व्यवहार ऋणात्मक होता है। चलिए अगला 80 नंबर क्वेश्चन है। जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाए तब उच्चतम बिंदु पर वेग का मान क्या होगा, तो 0 हो जाएगा। जैसे कि अगर यहाँ से फेंका जाए तो जहाँ पे मान लीजिए कि सबसे ऊंचा बिंदु ये है, उसके बाद गिरेगा, तो यहाँ पे जाके ये 0 हो जाता है, फिर आपका गिरना स्टार्ट होता है। पिंड को जब ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है तो एक निश्चित ऊंचाई के बाद गुरुत्वाकर्षण के कारण पुनः पृथ्वी पर वापस आ जाता है। इसे स्पष्ट है कि महत्तम ऊंचाई पर पिंड का वेग 0 हो जाता है। यहाँ पे आप देख लीजिए, थोड़ा सा इसके बारे में समझाया गया है। R बराबर परास और U बराबर प्रारंभिक यौन, H का महत्तम ऊंचाई और T मतलब उड्डयन काल। तो ये आप जरूर सूत्र याद रखिएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है। खाद्य पदार्थों के डिब्बों में जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि इसका कारण है टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए इसका डेफिनेशन पढ़ लिया जाए, तो देखिएगा खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है, क्योंकि जस्ता अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है, इसीलिए यह भोजन में अम्ल या क्षार जैसे यौगिक के साथ प्रतिक्रिया कर सकता है। इससे यह भोजन को उपभोग के लिए अयोग्य या यहाँ तक कि जहरीला भी बना सकता है। यह सदलेपन यह एक धातुकर्म प्रक्रम है, जिसमें इस्पात या लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर। निम्नलिखित में से किसमें कणों का आंकड़ा अधिरोही क्रम में है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा वास्तविक विलयन, क्लोराइड विलयन और निलंबन हो जाएगा। थोड़ा सा इसके बारे में देखा जाए तो निलंबन का मतलब क्या होता है, तो छोटे आकार के कणों के पदार्थ जो विलायक में अघुलनशील परंतु नग्न आँखों से दृश्य होते हैं। यह 2 या 2 से अधिक पदार्थों का विषमांग मिश्रण होता है। इसमें प्रक्षेपित कणों का आकार 10⁻⁵ सेंटीमीटर इससे अधिक होता है। इसके कण छन्नपत्र के आर पार नहीं जा सकता है। उदाहरण के लिए नदी का गंदा जल, वायु में धुआं हो जाएगा। क्लोराइड देखिए कि यह 2 पदार्थों का विषमांग मिश्रण होता है। इसमें परिक्षेपित कणों का आकार 10⁻⁵ सेंटीमीटर और 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच होगा। इसके कण छन्नपत्र के आर पार आ जा सकते हैं। उदाहरण के लिए दूध, गोंद, रक्त और स्याही हो जाएगा।
वास्तविक विलयन देखिए कि ये दो या दो से अधिक पदार्थों का समान मिश्रण है। इसमें कण आणविक आकार वाले होते हैं, अर्थात इनके कणों का आकार 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होगा। यह सबसे अधिक अस्थायी और पारदर्शी होता है। उदाहरण के लिए चीनी का जल में विलयन, नमक का जल में विलयन हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर निम्नलिखित का बहुलक है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, आइसोप्रीन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए रबर, और रबर एक प्राकृतिक और एक संश्लेषित रबर है। प्राकृतिक रबर यह आइसोप्रीन का बहुलक होता है। यह थर्मोप्लास्टिक है। प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने की क्रिया वल्कनीकरण कहलाता है। वल्कनीकरण प्रक्रिया से रबर बनाने की खोज चार्ल्स बूरियई किया था, तो ये याद रखिएगा। और देखिए कि रबर आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड में घुल जाता है। प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने हेतु कार्बन मिलाया जाता है। संश्लेषित रबर या रबर एल्किन 1,3 ब्यूटेडाइन ब्यूटकॉन के सबहुलीकरण से प्राप्त होता है। नियोप्रीन 2 देखिए, ये नियोप्रीन जो है 2 क्लोरीडाइफिन और बहुलीकरण से बनता है। इसका उपयोग विद्युत रोधी पदार्थ, विद्युत तार और खनिज तेल ले जाने वाले पाइपों में किया जाता है। थाइओकॉल देखिए, यह दूसरा कृत्रिम रबर है जो डाइक्लोएथेन को पॉलीसल्फाइड की प्रक्रिया से बनाया जाता है। अन्य संश्लेषित रबर बुना एन रबर, बुना एस रबर और डीट्रीन है, तो ये याद रखिएगा। कृत्रिम रबर के विकास का श्रेय मैथ्यूज हरीश को दिया जाता है। 84 नंबर क्वेश्चन है, Cr3+ तथा SO4 का यौगिक है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, Cr2 और SO4 3 हो जाएगा। यहाँ क्रोमियम देखिए, ये Cr3 पर 3 धनायन है तथा सल्फेट आयन देखिए कि इसमें आपका 2 ऋणात्मक है, इसलिए इसे निर्मित सूत्र देखिए कि निम्न प्रकार से बनते हैं। हम इनके आयनों की संख्या को गुणत विधि से बराबर कर सूत्र बनाएंगे, जिसमें देखिए कि यहाँ पे आपका अभिक्रिया दे दिया गया है, करने से आयनों की संख्या बराबर होगी। अतः Cr2 और SO4 क्रोमियम सल्फेट हो जाएगा, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 85 नंबर है, नाभिकीय ऊर्जा गृह में कौन सा ईंधन इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, यूरेनियम 235 हो जाएगा। देखिए नाभिकीय ऊर्जा गृह में ऊर्जा की प्राप्ति अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया से होती है। भारी जल D2O या ग्रेफाइट प्रयोग मंदक के रूप में काम किया जाता है। केडियम या बोरोन की छड़ का उपयोग नियंत्रण के रूप में किया जाता है। प्राथमिक नाभिकीय रिएक्टर एनएको फर्मी के निर्देश में शिकागो विश्वविद्यालय 1942 में बनाया गया था। भारत का प्रथम नाभिकीय रिएक्टर अप्सरा है, जिसका शुभारंभ 1956 में किया गया है। देखिए कि C14 और C में न्यूट्रॉन की संख्या कितना है। तो ये तो बहुत आसान है, आप जो 6 दिया गया है 14 में घटा दीजिए तो आपका न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 8 हो जाएगा। परमाणु संख्या देखिए कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित इकाई धन आवेशित की कुल संख्या उस तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को उस तत्व का परमाणु संख्या बोला जाता है। परमाणु संख्या बराबर परमाणु में इकाई धन आवेशित की कुल संख्या और नाभिक में प्रोटॉनों की कुल संख्या। द्रव्यमान संख्या देखिए मास नंबर, किसी तत्व के परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल को उस परमाणु का द्रव्यमान कहा जाता है। द्रव्यमान संख्या प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या है। प्रश्न से आप देखिए कि आपका ये हो जाएगा, इसमें परमाणु संख्या 6 है, अर्थात प्रोटॉन 6 है और द्रव्यमान संख्या 14 है, तो इसमें घटा दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब तनु CHCl को लौह चूर्ण पर डाला जाता है तो गैस निकलती है, कौन सा गैस निकलेगा। तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा, H2 निकलेगा, तो ये आप याद रखिएगा। यहाँ पे अब क्रिया देख सकते हैं कि लौह चूर्ण और उस पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला गया तो फेरस क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकला। तो ये आप देख लीजिए, यहाँ पे देखिए जिंक और प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जिंक क्लोराइड, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 निकलेगा, तो ये इसका उदाहरण है। तो आप देख सकते हैं अम्ल देखिएगा कि हाइड्रा अम्ल और ऑक्सी अम्ल हो जाएगा। हाइड्रा अम्ल देखिए कि उन अम्लों में केवल हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं तो हाइड्रा अम्ल कहलाता है। हाइड्रा अम्ल में ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल HBr, हाइड्रोक आयोडिक अम्ल HI हो जाएगा। ऑक्सी अम्ल में देखिए जिन अम्लों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों उपस्थित रहते हैं उन्हें ऑक्सी अम्ल कहते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल और फास्फोरिक अम्ल हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल भी हो जाएगा। सूर्य में उपस्थित नाभिकीय ईंधन है, तो इसमें देखिए कि हाइड्रोजन है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सूर्य तथा ब्रह्मांड के अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत यहाँ पर होने वाले नाभिकीय संलयन है। तो नाभिकीय संलयन देखिएगा कि जब 2 या 2 से अधिक हल्के परमाणु संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तो इसे नाभिकीय
संलयन कहते हैं। सूर्य में हाइड्रोजन के एक ड्यूटेरियम नाभिक और एक ट्यूटेनियम नाभिक संयुक्त होकर हीलियम नाभिक बनाते हैं तथा एक न्यूट्रॉन देखिए कि आपका 17.6 मेगावाट ऊर्जा विमुक्त करता है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत के आधारित है और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन। सूर्य की केंद्रीय भाग क्रूड तथा तापमान देखिए कि 1.5 × 10⁻7 सेल्सियस है। सूर्य के बाहरी तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 29 सेकेंड यानी 499 सेकेंड लगता है। सूर्य के द्रव्यमान का 71% भाग हाइड्रोजन, 26.5% भाग हीलियम और तथा 2 भाग में अन्य तत्व हैं। 89 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। लकड़ी, गोबर, कोयला ऊर्जा का स्रोत, इसमें जैव पदार्थ की उपस्थिति होती है। और पौधे तथा जीवों की परिचित अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। कोयला जीवाश्म का ऊर्जा का स्रोत है। जैव मतलब बायोमास ऊर्जा, जो ईंधन पादप एवं जंतु उत्पादन, वे ईंधन के स्रोत जैव मात्रा ऊर्जा कहलाते हैं। देखिए पदार्थ का सबसे छोटा कण जो पदार्थ की सब विशेषता बनाता है तो वो क्या हो जाएगा? तो देखिए कि ये हो जाएगा आपका अणु। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। थोड़ा सा अणु के बारे में पढ़ लिया जाए। अणु किसी तत्व तथा यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है और उस तत्व या यौगिक के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। साधारणतः अणु ऐसे 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंधन द्वारा जुड़े होते हैं अथवा परस्पर आकर्षित बल द्वारा प्रबलता से जुड़े होते हैं। अणु 2 प्रकार के होते हैं। एक तत्व के अणु, किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन का अणु और हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। यौगिक के अणु, जब एक से अधिक तत्वों के परमाणु परस्पर मिलकर सूक्ष्मतम स्वतंत्र कणों का निर्माण करते हैं, ये कण यौगिक अणु कहलाते हैं। जैसे कि मीथेन हो जाएगा CH4 का प्रत्येक कार्बन की एक परमाणु तथा हाइड्रोजन के 4 परमाणु से बना होता है। तत्व देखिए कि तत्व उसे बोलते हैं, तत्व वह मौलिक पदार्थ है जैसे किसी भी भौतिक रासायनिक विधि द्वारा न तो 2 या 2 से अधिक पदार्थ अथवा भिन्न गुणों वाले पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है और न ही 2 से अधिक पदार्थों के बीच संयोजक कराकर संश्लेषित किया जा सकता है। पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, उदाहरण के लिए ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के 2 परमाणु होते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले मुख्य तत्व हैं। ऑक्सीजन देखिए कि 46.71, सिलिकॉन हो जाएगा 27.69, एल्युमिनियम हो जाएगा 8.07, लोहा 5.05, कैल्शियम 3.65% और सोडियम 2.7% और पोटेशियम 2.58%, मैग्नीशियम 2.08%। अन्य में देखिए कि जो बचा हुआ रहेगा 2.42%। यौगिक देखिए कि यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है। इसे उचित रासायनिक विधियों द्वारा 2 या 2 से अधिक सर्वदा भिन्न गुणों वाले अवयवों में विभक्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जल एक यौगिक है। जल का प्रत्येक गुण हाइड्रोजन के 2 परमाणु तथा ऑक्सीजन के 1 परमाणु से मिलकर बनता है। देखिए मिश्रण का मतलब क्या होता है कि मिश्रण वह अशुद्ध पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक शुद्ध मात्रा के किसी भी अनुपात में मिलने के कारण बनता है। इसके अवयवी पदार्थ सरल, यांत्रिक और भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है, जैसे वायु हो गया, समुद्री जल हो गया, पीतल हो गया। मिश्रण समांगी तथा विषमांगी मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। और देखिए ये परमाणु किसी पदार्थ का वह संभवतः सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अथवा अवस्था में नहीं रह सकता है, जिसमें उस पदार्थ के सभी गुण नहीं रहते हैं, सभी गुण उसमें रहते हैं, परमाणु कहलाते हैं। हाइड्रोजन के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं, तो ये याद रखिएगा। परमाणु, अणु, तत्व और यौगिक। सूर्य के द्रव्यमान का 71% भाग हाइड्रोजन और 26.5% भाग हीलियम है तथा 2 भाग में सभी चीज़ पाए जाएंगे। 91 नंबर क्वेश्चन है, इसमें देखिएगा किसी आवृत्ति बारंबारता सारणी की माध्यिका को आलेखित विधि से निकालने के लिए सहायता ली जाती है, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। त्वरण की सहायता लिया जाता है। तो देखिए कि त्वरण क्या है। त्वरण को संचयी बारंबारता या आवृत्ति वक्र के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि संचयी बारंबारता 2 प्रकार के होते हैं। उदाहरण के लिए कम से कम प्रकार से अधिक प्रकार होता है। तो बारंबारता तो आप देख सकते हैं, इसके बारे में पढ़ लीजिए। और देखिए कि ये पूरा बहुत बड़ा बनाया गया है, अच्छी तरीके से बनाया गया है, तो इसीलिए हम इसमें आपको बना के नहीं दिखाएंगे, यहाँ पे आप देख लीजिए। और इसका नियम भी लिखा गया है, तो आप ज़रूर इसे देख लीजिएगा। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है? तो परिमेय संख्या क्या आ जाएगा? तो 25 बटा आपका √49 हो जाएगा, यानी 5/7 हो जाएगा। तो ये आपका अपरिमेय संख्या है। चलिए अगला ये दिया गया है,
यदि एक गोले का क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन कितना होगा? तो इसका आयतन 48 से 51 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखेंगे लोग, अगला क्वेश्चन है 94 नंबर। एक शून्येतर परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय अश्व होगा। तो इसमें देखिए कि इसका राइट आंसर आपका कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिएगा कि अगला क्वेश्चन है 95 नंबर। यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर तथा n संख्याओं का औसत m स्क्वायर हो तो इन m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सूत्र भी दिया गया है तो ये आप याद कर सकते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन है log 10 0.0001 का मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा -5। 97 नंबर क्वेश्चन है यदि चतुर्भुज का विकर्ण समान अनुपात में विभाजित करता है तो चतुर्भुज होगा। तो चतुर्भुज देखिए समलंब चतुर्भुज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। 98 नंबर क्वेश्चन है समीकरण 5x प्लस आई प्लस 5 2 माइनस एक्स तो 126 मूल है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। 98 के बाद 99 नंबर क्वेश्चन देखिए समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है ए बी सी में, यदि ए सी बराबर बी सी और ए बी स्क्वायर बराबर 2AC हो तो कौन सी का मान बताना है? तो कौन सी का मान आपका ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, तो आपका हो जाएगा 90 डिग्री कोण है, तो ये आपका राइट आंसर है। यहाँ पे बना दिया गया है, आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर। 30,000 रुपये का 7% वार्षिक ब्याज की दर से किसी समय अंतराल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 4347 समय का अंतराल ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 2 वर्ष हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देखिएगा कि हम लोग टोटल क्वेश्चन देख लिए हैं लोग। आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि अगला किताब कौन सा पढ़ना चाहते हैं टेस्ट सीरीज़ में, क्योंकि ये तो अब सेकेंड लास्ट ही ये था, इसके बाद एक टेस्ट और बचा है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।